अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग, मंडे मुबारक। एक नया हफ्ता, एक नया आगाज है, नई सी एनर्जी है। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ खास है, नए नए मेहमान हैं, नए नए सेगमेंट्स हैं। कुछ बात जश्न की भी हम करेंगे। मैं जश्न पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स का नहीं, मैं बात करूं स्क्रैबल चैंपियंस का। यानी दो दो जश्न हो गए ना। जश्न ही जश्न होंगे। जो जो जीत रहा है उसकी हम बात करेंगे। स्क्रैबल चैंपियनशिप कराची में हुई, वर्चुअल स्क्रैबल चैंपियनशिप थी जिसमें पाकिस्तानी दो ऐसे नौजवान जिन्होंने जबरदस्त स्कोर किया, अली सलमान और हशाम हादी आज बनेंगे हमारे मेहमान, करेंगे उनसे बातें। और स्क्रैबल की जब बात करते हैं तो क्या 3, 4, 5 साल की एज से बच्चे रटना शुरू कर देते हैं और इनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है? कैसे इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बना लेते हैं? इनसे हम जरूर ये बात पूछेंगे। भाई हमसे तो ना हो पाएगा, यही बच्चे कर सकते हैं। इनसे आज बात करके जानेंगे कि कैसे कर लेते हैं आप। एग्जैक्टली। और उसके बाद शुएब, आज हम समर खान से भी बात करेंगे। तवील तरीन चोटी उन्होंने सर की है, हुंजा में 5610 मीटर चोटी सर की है। और इससे पहले समर खान के पास ग्लेशियर्स पर साइकिलिंग का भी एजाज है। तो ये इतनी बहादुरी वाले काम करना कोई आसान नहीं होता। यस, ये मुश्किल से काम करने वालों की बात तो की, मुश्किल आसान करने वालों का जिक्र भी हम करेंगे। किसी की अगर ऐसी मुश्किल हो कि जो बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता या ऐसी कोई इशारों की ज़बान समझ नहीं सकता, उसके लिए सहूलत जो पैदा कर रही हैं उनकी बात करेंगे। स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं सकीना बतूल साहिबा, डेफ टॉक स्टार्टअप इनका, कैसे आसानी लेकर आई हैं, कैसे इन इशारों की ज़बान को आम सा किया, समझ आ रही है कैसे, इस पर करेंगे उनसे आज हम बात। और इस इनिशिएटिव से मुतालिक बात करेंगे। क्यों, कब, कैसे हुआ उसकी बात तो अक्सर होती है, लेकिन अब कितनी इससे माशरे में तब्दीली आ रही है उसकी बात हम करेंगे। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज शुएब जो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुकी है, दैट इज डिजिटल बैंकिंग। तो डिजिटल बैंकिंग में क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या जिद्दत आ चुकी है और हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा हो चुकी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना जो हमें पता नहीं होती। हमारे पास, हम इंटरनेट यूज करते हैं, एड्स आ रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि इस प्लेटफॉर्म को, इस ऐप को यूज कैसे करना है। तो वो भी आज जानेंगे। हमारे साथ होंगे नौशाद खालिद साहब, और बैंकिंग में 18 साल से जायद का तजुर्बा रखते हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि बैंकिंग के शोबे में कितनी जिद्दत और तब्दीलियां आ चुकी हैं। एग्जैक्टली। चलें जी, ये तो हमारा आज के प्रोग्राम का थोड़ा सा हिस्सा जो आपसे शेयर हमने किया, जो कि आइंदा 2 घंटों में हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो एक अफसोसनाक खबर है, ज़रूर उसका हम जिक्र करते हैं। सदफ नईम निजी चैनल है, चैनल 5, उसकी रिपोर्टर थी, एंकर थी, और कल सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते हुए वो जाँ बहक हो गई। कुछ मनाज़िर इसके हम आपको दिखा भी रहे हैं, कुछ तकलीफ़देह मनाज़िर हैं। इस पर बात करना इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है चूँकि हम ये देखते हैं कि जनरली फील्ड में काम करना बहुत मुश्किल होता है, खातून के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल शुएब, बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी ताज़ियत का इज़हार किया। नहायत अफसोसनाक वाक़या था। और वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने सदफ नईम की फैमिली को टेलीफोन किया, उनसे ताज़ियत का इज़हार किया। बिला शुबह एक बड़ा लॉस है। और स्पेशली जब ख़वातीन फील्ड में निकलती हैं तो उनको दीगर चैलेंजेस बहुत से होते हैं जो मर्दों के लिए नहीं होते। माशरे में रहते हुए, काम करते हुए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, जिस पे शायद बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे बात भी होती है। सदफ नईम के 2 बच्चे भी थे, उनके हस्बैंड एज कैमरामैन कहीं पे काम कर रहे थे, तो बहुत सी जिम्मेदारियाँ थी उनकी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सदफ नईम को, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। और सलमा, इसमें हमने ये देखा कि बहुत से जर्नलिस्ट बिलखुसूस ये आवाज़ बुलंद करते नज़र आए कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो मैं ज़रूर ये ऐड करूँगा कि मरीम औरंगज़ेब साहब ने भी कल जब गुफ्तगू की तो कहा कि इस मामले पर सवाए दुख के हम और कुछ कह नहीं सकते, कोई सियासत नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब का जिक्र आपने किया, उन्होंने भी जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि रिपोर्टर सदफ नईम की लॉन्ग मार्च कंटेनर से गिरने की हलाकत पर शदीद दुख है। अंदोनाक वाक़े पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है। अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। सदफ नईम एक मुतहर्रिक और मेहनती रिपोर्टर थी। मरहुमा की मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे किसी भी वाक़े पर हम जब बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि ये आखिरी वाक़या हो, इसकी हम कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर सकें, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स लेकर आ सकें कि सहाफ़ियों के लिए फील्ड में काम करना कुछ आसान हो। वो चाहे चैनल की तरफ से हो, वो चाहे इंतज़ामिया की तरफ से हो, जो भी इस तरह के कोई भी प्रोसेशन अरेंज करती हैं, वो लॉन्ग मार्च हो, वो कोई जलसा हो। बिकॉज ये पहला वाक़या नहीं था किसी का ज़ख्मी होने का या किसी के चले जाने का, ये पहला वाक़या नहीं था ये, लेकिन आखिरी वाक़या हो सकता है। कब? जब हम सब ये सोच लेंगे कि हमने ऐसा माहौल पैदा करना है कि ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट ना हो। चूँकि ज़ाहिर है हम सब ये कोशिश करते हैं कि
ज़रा दिल तो चाहता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कवरेज कर सकें किसी भी ऐसे इवेंट की जो कि हो रहा होता है मुल्क में। एग्जैक्टली और इस स्पेसिफिक चैनल की बात करें शुएब, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं थी, फैसिलिटेट भी नहीं किया जा रहा था कवरेज पे जाने के लिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी, उनकी डिटेल में नहीं जाते। लेकिन शुएब, ये लास्ट वीक अगर हम देखें तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी में काफ़ी सोग का समा रहा। बहुत से हमारे जर्नलिस्ट बहन भाई ऐसे थे जो दुनिया से चले गए। फवाद खुर्शीद साहब, उनकी डेथ हो गई। सदफ नईम, अरशद शरीफ और 2-3 और ऐसे जर्नलिस्ट हमारे भाई थे जो दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और मरहूमीन की मगफरत। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हम बात कर रहे थे, उन्होंने इस वाक़े पर भी अफसोस का इजहार किया। साथ ही साथ उन्होंने कल लाहौर में यूट्यूबर से भी बात की और कुछ ऐसे अहम मामलात होते हैं शुएब जिन पर डिस्कशन लाजमी हो जाती है, इंटरेक्शन लाजमी हो जाता है, क्योंकि मुल्क में ऐसी चहमगोइयाँ चल रही हैं, सियासी हालात कुछ ऐसे हैं कि बात करना ज़रूरी हो जाता है। दोनों साइड्स का नैरेटिव और वर्जन आना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल खुद यूट्यूबर्स से बात की। यूट्यूबर्स के बारे में हम जब भी बात करते हैं शुएब, कहते हैं कि हर बंदा एक जर्नलिस्ट है, कोई ना कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है, मिलियंस में फॉलोइंग होती है, अच्छा खासा उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये बातचीत से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एग्जैक्टली, ज़ाहिर है दुनिया बदल चुकी है, तौर तरीके अंदाज बदल चुके हैं। हम यही देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया से खासी हद तक चीज़ें शिफ्ट हो चुकी हैं टुवर्ड्स यूट्यूब, टुवर्ड्स सोशल मीडिया। तो यूट्यूबर्स का खासा हिस्सा है। और जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि जो कौमी इदारे हैं उनके खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो होता है वो मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होता है। ये एक मजमूम साजिश होती है, इसको हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। कोई भी अगर एक प्लान्ड एजेंडे के तहत काम कर रहा है, वो जिस भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, हम सबको उसे बेनकाब करना चाहिए, चूँकि वो मुल्क दुश्मन होता है और मुल्क के साथ, इदारों के साथ दुश्मनी कर रहा होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जिन इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, इससे निमटने के लिए भी हम सबको मिलकर काम करना होगा, वो चाहे तजावीज़ हो, वो चाहे इंप्लीमेंटेशन ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में जिस वक्त पाकिस्तान में ज़रा हम इकोनॉमिक चैलेंजेस देखते हैं, फ्लड्स अभी रिसेंटली हुए, पोस्ट फ्लड सिचुएशन में हम लोग मौजूद हैं, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क लॉन्ग मार्च का ऐसी किसी भी एक्टिविटी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें हम देखते हैं कि हमें चैलेंजेस खासे ज़्यादा उनका सामना है। बिल्कुल। और इसके अलावा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक और इंटरव्यू जो दिया था उसके वाले से भी बात, उन्होंने ग्लोबल टाइम्स चाइनीज़ एक अखबार है उसमें भी लिखा है एक आर्टिकल और उसमें कुछ बड़ी अहम बातें की हैं पाकिस्तान और चाइना के हवाले से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ तिजारती और सरमायाकाराना ताल्लुकात को चीन पाकिस्तान आज़ादाना तिजारत के मुआहदे के दूसरे मरहले के तहत वुसअत देना चाहता है ताकि सनती ताल्लुकात में भी बेहतरी आए और हम अपने पड़ोसी ममालिक के साथ बाहमी ताउन और एहतराम के जज्बे को सराहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान और चाइना के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं जिनमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। एग्जैक्टली। एक और खबर उसका तज़किरा कर लेते हैं। COP27 होनी है और उसके लिए एक लिस्ट जारी की गई है माहौलियात के आलमी सहाफ़ती इदारे क्लाइमेट होम न्यूज़ की तरफ से, और जो क्लाइमेट एजेंडा है उसको तश्कील दिया गया और 9 शख्सियात की लिस्ट जारी की गई है जिसका इसमें बड़ा अहम रोल होगा। और इसमें पाकिस्तान से सेनेटर शहरी रहमान का नाम सर फहरिस्त है। क्लाइमेट होम न्यूज़ के मुताबिक 9 आलमी शख्सियात मिस्र में होने वाली COP27 जो एजेंडा है वो तश्कील देंगे, उसमें इनका रोल होगा और क्लाइमेट समिट में तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। इसमें पाकिस्तान एक मुकदमा लड़ेगा, पाकिस्तान इसमें लीड लेगा कि पाकिस्तान की डिमांड्स क्या हैं, और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो हर उस खित्ते के लिए हैं, हर उस मुल्क के लिए हैं, हर उस शहर के लिए हैं, हर उस शख्स के लिए हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहा है या हो सकता है, जो वल्नरेबल सोसाइटी है, जो वल्नरेबल इलाका है, उसका मुकदमा पाकिस्तान लड़ेगा इस COP27 में, जिसमें रिप्रेजेंट करेंगी शहरी रहमान साहबा भी, जो कि एजेंडा तश्कील देने के हवाले से ये 9 आलमी शख्सियात हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई। और इसमें जर्मनी की जेनिफर मॉर्गन भी हैं, इसमें अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए माहौलियात जॉन कैरी भी हैं, युगांडा की वेनेसन भी हैं, मिस्र के महमूद मोहिउद्दीन भी हैं, सेनेगाल के सदर भी इसमें हैं, और कीनिया के सदर भी हैं, कोलंबिया के सदर भी हैं, और चीन के माहौलियाती एलची जो है वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये हैं वो 9 और शेख शहरी रहमान को एक इम्पोर्टेंट पोजीशन देने का एक और भी पर्पज़ है, क्योंकि इससे पहले जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस में, पेरिस में, उसमें शहरी रहमान साहिबा का बड़ा रोल रहा और वो पाकिस्तान ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया, बहुत सी सजेशंस भी पेश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया ने शायद उसको उस तरह से सीरियस नहीं लिया जिसके नतायज आज दुनिया
दुनिया भुगत रही है और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा भुगत रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। Yes. और इफेक्टिव्स में पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है। Exactly. तो शहर रहमान साहिबा की इंपॉर्टेंट पोजीशन और इसके और साथ साथ ज़ाहिर सलमा हम बेहतर तौर पे ये बता सकते हैं, पाकिस्तान बेहतर तौर पर मुकदमा लड़ सकता है, क्योंकि हमने बेयर किया है, इन रीसेंट टाइम्स बेयर किया है, पहली बार नहीं हुआ ये, लेकिन जो इस दफ़ा के फ्लड्स तो उसमें हमने जिस तरह से देखा, जिस तरह से रिस्पॉन्ड भी किया, तो हम ये बताना भी चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया उसमें हमारा साथ दे। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नायब के फ़राइज़ भी अंजाम देने वाले हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो इस हवाले से भी ये कॉन्फ्रेंस भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आज का जो दिन है, ये दिन स्पेसिफाइड है एक ख़ास चीज़ के लिए, और वो शोहरों का दिन नहीं है, शहरों का दिन है, शहरों का दिन। यानी शहर बेहंगम फैलते जा रहे हैं, दुनिया भर में इसी तरह होता है, लेकिन शहरों का फैलाव जैसे जैसे होता है, साथ ही साथ उनकी प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। शोहर बेहंगम नहीं फैलता। शोहर को जितनी गुंजाइश मिलती है उतना फैलता है, लेकिन शहर बस फैलते चले जाते हैं, उसमें लोगों की गुंजाइश बढ़ती रहती है। अब देखिए, एक खास रकबा होता है, उस पे जब इमारतें बनना शुरू होती हैं, फिर वो 10 मंजिला 20 मंजिला लंबी लंबी बिल्डिंग्स आ जाती हैं। कराची को देख लें, जिस तरह से वर्टिकल वहां पर लाइफस्टाइल हुआ है, क्यों? बिकॉज ज़ाहिर है कराची हम एक तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा शहर है, वैसे भी हम देखते हैं बड़ा ही फैल चुका है कराची। तो ऐसे में हमारा दीन भी ये कहता है, हमारे सोशलिस्ट भी यही कहते हैं, या जो सोशो इकनॉमिक जिनकी ग्रिप हो वो यही राय रखते हैं कि होना ये चाहिए कि नए नए शहर आबाद होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एक ही शहर में हम देखते हैं कि जिस तरह से वो वहाँ पे एक्सप्लोजन होती है ना पॉपुलेशन की, उसकी वजह से हम देखते हैं कि वसाइल वैसे इस्लामाबाद में हम बैठे हैं, तो इस्लामाबाद भी एक ऐसा शहर था जिसको बसाया गया, बड़ा खूबसूरत प्लान शहर, लेकिन वो बसाए हुए शहर में क्या हुआ, उसके राइट लेफ्ट इतनी आबादी बढ़ गई, ओवर पॉपुलेशन के मसाइल जो है वो हर शहर में नज़र आते हैं। तो इस्लामाबाद में भी हम देखते हैं कि लंबी लंबी बिल्डिंग्स आ गई और कंजस्टेड पार्किंग्स होती हैं, आपको पार्किंग नहीं मिलती, आप कहीं घर बनाना चाहते हैं, आपको खाली जगह नहीं मिलती, और जहाँ जगह मिलती है घर बना हुआ होता है, और वो इतना महंगा होता है कि आप 10 दफा सोच लेंगे करोड़ों रुपए का घर होगा। आप ये देखें सलमा के इस्लामाबाद की हम बात करें कि यहाँ पर मसाइल का आगाज हो चुके हैं, हाँ। लेकिन अगर इस्लामाबाद को हम कंपेयर करें दीगर बड़े शहरों से, तो वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो ये अभी इस्लामाबाद को बचाया जा सकता है। तो होना क्या चाहिए, आसपास के जो खाली इलाके वहाँ पे शहर बसाए जाएं। हम बलूचिस्तान को देखते हैं कि वहाँ पे वी हैव बैरन लैंड्स, वहाँ पे हम अगर कोई इंडस्ट्री लगाएं जिसमें ज़ाहिर है हम सीपैक के तनाजुर में देखते हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और वहाँ पर नई नई आबादियाँ होंगी। हम गवादर में देखें, कल मैं देख रहा था सलमा गवादर कि गवादर यूनिवर्सिटी जो है वो कायम हुई है, और कितनी खूबसूरत लोकेशन पर उन्होंने कायम की है। एक तरफ सी है, एक तरफ लैंड है, यानी जजीरा नुमा सा उसकी लोकेशन। और गवादर के जाने में ना रास्ते कुछ दिन पहले डीजे हमारे साथ मौजूद थे, तो उनसे भी हम बात करते कि रेस्ट एरियाज कम होने की लोग शिकायत करते थे। तो उन्होंने कहा हमने 8-10 रेस्ट एरियाज बड़े अच्छे अच्छे प्लान कर लिए और वो बनने वाले हैं, साल एक में कंप्लीट हो जाएंगे। तो गवादर की खूबसूरती ऐसे ही बढ़ती रहेगी। लेकिन आप ये देखें, खूबसूरती तब तक लोग कम हो लोग ज्यादा हो जाए, खूबसूरती मुस्कुराने से भी बढ़ती है, पता है आपको, चाहे वो जाली मुस्कुराहट क्यों, चाहे वो जैसे कि हमारी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं, कभी कभी जाली, चले कभी कभी कर ले, लेकिन ये होता है कि जाली मुस्कुराहट से भी एक मुस्कुराहट जाली होती है, जब यूं देख के जब शो का आगाज करते हैं ना या जो शो की क्लोजिंग होती है। नहीं, तो लेकिन आपको पता है शुएब के कभी कभी ना मुझे आदत है वैसी मुस्कुराने की, तो लोग मुझे कहते हैं लो तुम हमें देख के हंस क्यों रही हो, मुझे जवाब में बताना पड़ता है कि मैं तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। नहीं, मैं कहती हूँ मैं इखलाकन मुस्कुरा रही हूँ, मतलब इसको लोग समझते हैं कि शायद मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये भी आपने एक डिफरेंस रखना होता है। मुझे मुस्कुराएं, लेकिन मुस्कुराएं हिसाब किताब के साथ। लेकिन सलाम, मुझे याद है कि हमारे एक सर होते थे फरहान मलिक साहब, वो हमें कहते थे कि आप यूँ करें, पूरे रूम में वो कहते थे जितने लोग वहाँ मौजूद हों, वो कहते थे कि आप यूँ करें कि एक दूसरे को देखें फॉर अ मिनट, और सिर्फ उसे देख के आप ये सोचें कि आपको इससे मोहब्बत है और इससे ज़्यादा किसी से मोहब्बत आपको नहीं है। तो कहते हैं उस वक्त आप फील करें कि आपकी बॉडी में क्या चेंज आ रहा है। कहते हैं जब आप फील करना शुरू होता है ना किसी को देखकर, आंखों में आंखें डाल करके आपको इस शख्स से मोहब्बत है, तो नेचुरल कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं कि आपको ना अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन ये इमेजिन करते हो आपने, देखना कि आपके साथ बैठा कौन है, कोई खातून बैठी होगी तो आप हरगिज़ ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नहीं, फॉर एग्जाम्पल किसी खातून के साथ आपका झगड़ा हो, हाँ, और आप वो झगड़ा खत्म करना चाहते हैं, तो आप आंखों में आंखें डाल के उसको कुछ देर को देखें, महसूस करें कि यार आपकी दोस्ती है, यू आर गुड फ्रेंड्स। भाई वो आप पे हरासमेंट का केस कर देगी, ऐसे नहीं होता। आप ऐसे भी कहना कि बीबी तुम यही करना है, तुमने भी ये फील करना, इट्स टू वेज। नहीं, इन एक्चुअल सलमा मैंने प्रैक्टिस करके देखा ये, अच्छा। कि जब आप सोचते हैं ना किसी को देख करके, नहीं मेरा अच्छा दोस्त है, हालांकि आपका दोस्त नहीं होता, आपकी कोई ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट जब आप देखते हैं और बार बार ये सोच रहे होते हैं फॉर अ मिनट और 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, इन एक्चुअल आपको लगता है कि नहीं यार दोस्ती हो सकती है, हो भी जाती है।
अच्छा, मैं ट्राई करके देखूंगी। वैसे मैंने ये सुना है कि ऐसे जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका डिप्रेशन कम होता है, आपके जो हैप्पी एंजाइम्स होते हैं वो बढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे और ही है। आप लड़ाइयाँ झगड़े कम करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कम ऊपर क्योंकि होता जाता ये है कि जो हार्मोन्स होते हैं ना हैप्पी, जब आप मुस्कुराते हैं तो वो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हाँ। डोपामाइन भी है, सेरोटोनिन भी है, इसके लेवल्स में इजाफा होता है और फिर आप यू फील गुड एक्चुअली। तो आप बेसिकली हार्मोन्स की गेम है। समटाइम्स वी फील लो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने के लिए वैसे कहते हैं कि एक्सरसाइज भी आप करें तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लेट्स सी होते हैं कि नहीं होते हैं, आई ट्राई। एक्सरसाइज या नहीं, मुस्कुराना? मुस्कुराना, अच्छा। मुस्कुराना एक्सरसाइज। मुस्कुराना भी एक्सरसाइज है, आपके मसल्स यूज हो रहे हैं ना। हाँ, वैसे मुस्कुराएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है चांद पे चल के मुस्कुराते हैं। वहां पे क्या हो रहा है? वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। मुझे पता चला है कि वहाँ पे टेलीस्कोप से ली गई कुछ तस्वीरें हैं जो Okay. कि जारी की गई हैं, बड़ी खूबसूरत। ये देखें जना, ऐसे लग रहे हैं डायनासोर है वैसे। यही पिलर्स है ना, इस पे खड़ी हुई है कायनात, आपके ऐसे लग रहा है? हाँ, और ये पिलर्स हमें नजर आ रहे हैं। ये गुज़श्ता हफ्ते नासा ने पहली तस्वीर जारी की थी जो ज़मीन से 6500 साल की दूरी पर वाक़े जो थी, ये जो था, जो भी था, जो अभी हम देख रहे थे ईगल नेबुला। हाँ, इसकी यहाँ की तस्वीरें pictures थी हैं। और इंटरेस्टिंग खौफनाक थी। है वैसे। पता है, इसको देख के लगता है कि पहले ज़माने में डायनासोर कैसे होते होंगे। हमारे ज़माने में नहीं होते, लेकिन इन तस्वीरों में आते हैं। आपके जमाने में नहीं थे? नहीं, मैं डायनासोर के ज़माने में पैदा नहीं हुई थी। अच्छा, चले ठीक है जी। अच्छा, ये तो तस्वीरें जारी की हैं, इसका मकसद भी ये है बताने का कि वो ये डिपिक्ट करना चाह रहे हैं कि ये वो प्लेस है जहाँ पर पुराने पुराने सितारे आते हैं और फना हो जाते हैं, फिर नए सितारे वहाँ पर बनते हैं, एक नया जहाँ वहाँ से वाओ। तश्कील दिया जाता है, जहाँ कह लें या नया सितारा कह लें। चलें बढ़ते हैं आगे। और एक और ख़बर हमारे वो ये है कि हम ये देखते हैं ना, जैसे घर में एक नन्हा मेहमान आया या आने वाला हो या आया हो तो फ़ौरन से सारे ना सर जोड़कर बैठ जाते हैं, अच्छा नाम क्या रखें। अगर तो वो पहला बेबी है तो फिर तो ज़्यादा इंसान सोच रहा होता है, क्योंकि पहला बेबी है तो ज़्यादा कॉन्शियस होकर आप नाम रख रहे होते हैं। दूसरे तीसरे में तो वैसे आपके बच्चे भी कहते हैं कि मैंने नाम रखना है, तो वो खुद ही नाम तजवीज़ करते हैं। तो हम आपको एक ऐसी खातून की कहानी ये सुना रहे हैं जो कि नाम रखने के, किसी को नाम सजेस्ट करने के बहुत ज़्यादा पैसे लेती हैं। तकरीबन $10,000 जो है वो हैरान कुन रकम भी पेरेंट्स उनको अदा कर देते हैं। वैसे उनका एक बेहतरीन नाम लेने का $1,20,000 जो है वो उनका मुआवजा है। और ये तो मैं सोच रही हूँ इट्स अ गुड बिजनेस, मैं भी ना शुरू कर दूँ। मतलब नहीं, नाम ही हमारे यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हमारे यहाँ बस नहीं देते लोग पैसे नहीं, खुद हमारे ही ना यहाँ सारा खानदान जुट जाता है। फूफी ये कह रही है नाम रख लो, खाला ये कह रही है नाम रख लो। हमारे यहाँ पैसे पता कैसे मिल सकते हैं? हाँ। अगर आपको ये बताया जाए कि जी फुप्पो ने नाम ये बताया है, मामू ने ये बताया, चाचू ने ये बताया, खालू ने ये बताया, दादा दादी ने नहीं, और नाना नानी ने और अम्मा अब्बा ने ये, अब बताओ नाम क्या रखना है, ऐसा जिसमें सारे नाम मिक्स हो जाए, देन यू कैन गेट दैट अमाउंट, अदरवाइज तो बहुत ही मुश्किल चांस और है। वैसे कुछ फनी सीन भी हो जाते हैं हमारे यहाँ कि एक ही बंदे के 3-4 नाम होते हैं। नाम इतना लंबा हो जाता है साबका लौके के नाम, साबकों लाकों के साथ, कि वो मतलब प्रोनाउंस करते हुए बंदा सोचता है कि यार ये 4-5 नाम है कि गड़बड़ ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे फलाना होता है। फलाना फलाना फलाना। नहीं, वो कहते हैं सारे चौधरी, मोहम्मद, शाहजैन, अली, मतलब 3-4 लाइन जोड़ के हम पूरा बड़ा बड़ा नाम होता है। अच्छा, फिर कहते भी पूरा नाम लेके हैं। अच्छा, कास्ट भी छोटा लगानी सा, है हाँ मुझे। कास्ट भी लगानी है ना। हाँ। अब छोटा सा बच्चा साल का कह रहे हैं चौधरी, मोहम्मद, शाहजैन, अली, इधर आओ, मतलब कहते हैं कौन आ रहा है? सुल्तान, सिकंदर, जुल्करनैन, पता नहीं कितने आगे पीछे भी नाम लगे थे। वो आगे कोई राजा, बट, गुज्जर कुछ भी हाँ। होता है। वैसे फेसबुक क्या इंस्टाग्राम अच्छा नहीं है जहाँ पे सिंपल है सलमा कौसर ऑफिशियल? यार इतना नाम बहुत होता है ना, मतलब ये ऑफिशियल तो लगाना पड़ता है, पता लगे फेक ना हो। चलें, ठीक लेकिन है। ये अच्छी चीज है, नाम का बड़ा इम्पैक्ट शख्सियात पे। Yes. अच्छा, ये तो हम बच्चों के नाम रखने की बात कर रहे हैं। फेक बच्चों की बात बच्चे- करनी है? नहीं नहीं, असली बच्चों की बात करनी है। उनके जैसे दिखने वाली फेक डॉल्स की बात करनी है। बच्चे, उनको गेटअप्स का बड़ा शौक होता है ना, लेकिन कुछ ऐसे बेबीज की पिक्चर्स इसमें से असली कौन सा वाला है? डॉल की तरह, वो बड़ा वाला ऑफ कोर्स असली है। लेकिन देखो बिल्कुल सेम सेम है ना, ड्रेसिंग भी, और वो है कोनिया से भी। गोलू मोलू क्यूट से बेबीज। ओह हाउ क्यूट, ये कैसे, ये तो वाकई डॉल लग रही थी। है ना। और ये बच्चे, छोटी बच्चियों के वैसे बड़े बाल बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये जो बच्चे अपनी डॉल्स की तरह लगते हैं ना, ये तो और भी क्यूट लग रहे हैं। अच्छा, ये डॉल ढूंढते हैं कि डॉल ऑर्डर पे तैयार होती है? नहीं, मुझे लगता है कि पहले डॉल खरीदते हैं, फिर उस जैसा गेटअप करते हैं। बच्चा भी तो गोलू मोलू सा है ना। ये कहीं ये तो नहीं होता कि डॉल पहले से खरीद लेते हैं, माँ देखते हैं तो बच्चा वैसा हो जाता है। कहते हैं ना, जिसको माँ देखे बच्चा वैसा होता है, डॉल पहले से ले लियो तो बच्चा भी वैसा ही हो, यू नेवर नो। हाँ, खैर, ये ये नहीं तो पता ऐसी लाइट नोट ऑफ कोर्स। हाँ। चलें बढ़ते हैं आगे। एक कामयाबी का जिक्र करते हैं जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आई है। T20 वर्ल्ड कप, ICC T20 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड को 6 विकेटों से पाकिस्तान ने हराया और ये पहली कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई है। शादाब खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। पाकिस्तान विन, जिस तरह से यहाँ पर शोर मचा, इसका इंतजार था। यूँ तो हर मैच में इंतजार होता है, लेकिन जाहिर है कुछ
ऐसे अप्स एंड डाउन्स रादर वो रहे, तो अब अप की तरफ हम आ चुके हैं। अब की तरफ हम आ चुके हैं। वेल्टन टीम पाकिस्तान, जीत का आगाज कहीं ना कहीं से होता है, यहाँ That से is the हुआ। reason you're wearing green today? यस, इजहार एकजहती के लिए आप कह सकते हैं। तो ठीक है। ये तो चीज़ें हो गई जनाब, अच्छी अच्छी सी खुशखबरियाँ भी हमने बता दी, अच्छी प्यारी बातें सारी हमने शेयर कर दी। लेकिन आप स्क्रैबल का जिक्र कर रहे वो भी थे। तो अच्छी सी खबर है, इसमें तो हाँ। जीते हैं हम लोग, उसमें हाँ। ज़ाहिर है हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो उसका हम ज़रूर जिक्र करते हैं। और जब हम बात स्क्रैबल की कर रहे हैं तो हम उसमें जिक्र करेंगे कराची में होने वाली वर्चुअल स्क्रैबल चैम्पियनशिप का। और इसमें ज़ाहिर है जिस तरह से दो बच्चों ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, हम उसकी बात करते हैं। एजाज़ का दिफा किया जनाब पाकिस्तान ने और मुसलसल दूसरी मरतबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप जीत लिया है। पाकिस्तान की मेज़बानी में ये खेला गया ऑनलाइन वेस्पो वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप था 2022। पाकिस्तान के 16 साला अली सुलेमान ने ये अपने नाम किया है। पॉइंट्स की बुनियाद पर भारतीय खिलाड़ी को हराया गया है और पाकिस्तान ही के हशाम हादी ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। और एक ज़बरदस्त बात यह कि अली सलमान ने 10 गेम्स जीते हैं, 850 के स्कोर के साथ उन्होंने जो है वो टाइटल अपने नाम किया है। 16 ममालिक के 86 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शरीक थे। तो अली सलमान से हम जानेंगे जनाब कि क्या खाया था, कैसे इतनी चीज़ें आपने याद रखी। अली सलमान हमारे साथ अली मौजूद। सलमान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कुछ खाया नहीं था, एक ऐसी एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें वर्ड स्टडी हम लोग करते हैं, तो बस वहीं से ही पिछले 2-3 सालों की मेहनत अब आ गई अल्हम्दुलिल्लाह सामने। ठीक है अली, थोड़ा सा बताएंगे इसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कब से इसका आगाज़ होता है, कितने खिलाड़ी इसमें शरीक होते हैं, और ज़ाहिर है दिफा किया अपने एजाज़ का हमने, तो इस सारे प्रोसीजर से मुतालिक बताइएगा कितना टाइम ड्यूरेशन होता है इसका। एक मैच, अगर आप एक मैच की बात कर रहे हैं तो एक मैच 50 मिनट का होता है, 25-25 मिनट पर साइड। और इसमें इस टूर्नामेंट में 86 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था 16 कंट्रीज़ के। और पहले ऐसे ही राउंड्स हुए थे, मतलब ग्रुप स्टेज के राउंड्स हुए थे 36 मैचेस में, तो उसमें मैं बिल्कुल बस आ गया था सेमीफाइनल्स में किसी तरीके से, मतलब 10th मैंने फ़िनिश किया था। और फिर जो फाइनल राउंड हुआ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान, आपने बताया 25 मिनट्स का एक मैच होता है, 50 मिनट्स का ऑलमोस्ट एक मैच। उसमें दोनों पार्टिसिपेंट्स एक साथ बैठते हैं, जो पहले फाइंड आउट कर ले वर्ड को वो जीत जाता है, उसको स्कोर मिल जाता है। नहीं, इसमें पहले टॉस होता है, सही है, जो मतलब दो प्लेयर्स के बीच में टॉस होता है, जो प्लेयर टॉस जीतता है उसकी फर्स्ट टर्न होती है, वो अपनी मूव खेलता है, फिर सेकंड प्लेयर की सेकंड मूव होती है, और उस हिसाब से बोर्ड बढ़ता जाता है। और जब तक 100 टाइल्स पूरे नहीं हो जाते या जब तक टाइम आउट नहीं हो जाता, तो वो बारी करते रहते हैं, मतलब टाइल्स आउट करने होते हैं बेसिकली। ठीक हो गया अली, 16 मुल्क, 86 खिलाड़ी, ग्रुप मैचेस भी, और आपने 14 में से 10 गेम्स जीते, 850 का स्प्रेड स्कोर माशाल्लाह आपका रहा। तो ये जो 850 का स्प्रेड स्कोर हम कहते हैं, ये तमाम मैचेस का मजमूई स्कोर होता है तमाम कॉम्पिटिशन्स का, तो 14 के 14? जी, 14 मैचेस में मेरा जितना मतलब स्प्रेड था, मैंने किस ओपोनेंट को कितने पॉइंट्स से हराया, जैसे एक मैच में मैंने 200 पॉइंट्स ले लिए, एक मैच में हार गया 100 पॉइंट से, तो उस हिसाब से ये मेरा 850 का बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये हार से क्या मुराद है? यानी फॉर एग्जांपल जब आपसे नहीं वर्ड बना तो क्या आपने स्कोर लूज किया या क्या आप गेम हार गए? गेम हारने का मतलब ये कि जैसे अगर मेरे 400 पॉइंट्स हैं, ओपोनेंट के 500 पॉइंट्स हैं, मतलब मेरा उससे स्कोर कम था, सो ये मैं मैच 100 पॉइंट से हार गया, तो ये मेरा डेफिसिट में चला जाएगा, मतलब 100 पॉइंट्स मेरे माइनस हो जाएंगे इसमें से। अच्छा अली, जब वर्ड्स की वोकैबुलरी आप बनाना शुरू करते हैं अपने माइंड में, कितना अरसा लग जाता है? क्या बचपन से आप अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करते आ रहे हैं, उसमें एडिशन होता रहता है, या आपने कोई अपना टारगेट रखा हुआ है कि डेली मुझे इतने वर्ड्स याद करने हैं? बचपन से तो नहीं, खैर काफ़ी प्लेयर्स बचपन से खेल रहे हैं, मुझे अभी 2 साल हुए हैं, मतलब 3 साल हुए हैं एक्चुअली शुरू किए हुए स्क्रैबल को। और बस एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें हम वर्ड्स ऐड करते हैं, 100 से 200 वर्ड्स हमने ऐड कर लिए, तो फिर रोज़ के हम इतने ऐसे वर्ड्स ऐड करते हैं, वो हमारे पास रोज़ की नॉलेज में आते हैं। और फिर इसके बाद डेली के
वर्ड्स आपके नॉलेज में आ जाते हैं, आपको याद हो जाते हैं। इवेंचुअली होते रहते हैं, मतलब दिमाग में इवेंचुअली आते रहते हैं। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है मैं ज़रूर चाहूँगा कि बताएं तमाम सुनने वालों को, बिलखुसूस हमारे बच्चों को जो कि खेलना चाहते हैं या जो जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है वो और बेहतर करना चाहते हैं, कि व्हाट इज़ दैट सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली, और कैसे, जैसा सलमान ने कहा ना डेली, तो क्या डेली होता है या कुछ कुछ टाइम बाद होता है, किस तरह आप उसमें वर्ड्स कंटिन्यूसली ऐड किए चले जाते हैं और वो सॉफ्टवेयर फिर आपको बताता है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ? देखें, डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मतलब इतने कि कोई इंसान तो याद नहीं कर सकता। तो ये सॉफ्टवेयर है, इसका नाम बेसिकली है कॉलिन जिज़वा, ZYZZYVA, कॉलिन जिज़वा। तो ये एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है ऐसे वर्ड स्टडी करने के लिए। तो उसमें आप रोज़ अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, जैसे आपने 100 वर्ड्स ऐड कर लिए, 200 वर्ड्स ऐड कर लिए, तो फिर वो आपके पास डेली ड्यू होता है, मतलब आफ्टर एवरी 24 आवर्स वो आपके पास ड्यू के आते रहते हैं और फिर आप उन्हें प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो इससे होता है। नहीं, मैं समझा नहीं। डेली बेसिस पे जब वर्ड्स ऐड हुए आप बस आते अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या मतलब वो वर्ड्स खुद वो सॉफ्टवेयर ऐड करता है और आपको याद करने होते हैं? हमने वर्ड्स ऐड कर लिए, अब जैसे मैंने 100 वर्ड्स ऐड करे और मैंने 100 में से सिर्फ 10 वर्ड्स लिखे और 90 वर्ड्स मिस कर दिए, तो वो 90 वर्ड्स मेरे डेटाबेस में चले जाते हैं और वो फिर अगले दिन ड्यू होकर आते हैं मेरे पास। तो ऐसे डेली ड्यू होते रहते हैं, जितनी मरतबा मैं मिस करता हूँ वो अगले दिन ड्यू होते रहते हैं और फिर ऐसे वो मुझे एक ना एक दिन तो पक्के हो ही जाते हैं, मतलब 3-4 दिन बाद तो हो जाते हैं। करने होते हैं वो 100 के 100 वर्ड्स ऐड आपने खुद करने हैं? जी अच्छा, जी, अली वो ये 100 भी के 100 बताएं मतलब कि एक लिमिट से आप ऐड कर लें, 0 से 100 ऐड कर लें, 0 से 200 ऐड कर लें। ठीक, अली आप स्क्रैबल के लिए तो आप अपनी वोकैबुलरी जमा करते रहते हैं कि आपको डेली कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं, कुछ याद करने हैं, कुछ नया सीखना है। पढ़ाई में काम आता है स्क्रैबल? पढ़ाई में इतना काम नहीं आता, क्योंकि ये जो वर्ड्स हम याद करते हैं इनके ना हम मीनिंग्स याद नहीं करते। जब लेजर के लिए खेल रहे होते हैं तो स्क्रैबल में ये होता है कि हाँ आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो रही है, मगर कंपटीशन वाइज अगर देखा जाए तो स्क्रैबल में आई गेस मेरे ख्याल से वोकैबुलरी का कोई इतना वो होता नहीं है। तो पढ़ाई में तो मुझे तो कोई अभी तक काम नहीं है। हाँ, स्पेलिंग भी कॉम्पिटिशन्स में। कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको लगा कि यार ये गेम किसी भी सूरत में मुझे जीतना है? मेरा लास्ट मैच था हशाम हादी के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा क्रूशल था, बिकॉज़ हम दोनों में से जो वो मैच जीता, हशाम हादी भी पाकिस्तान के ही हैं, तो हम दोनों में से जो भी वाला मैच जीता वो वाज डिक्लेयर टू बी द विनर ऑफ द चैम्पियनशिप। सो वो बहुत ज़्यादा टफ मैच था, उसमें कोई गलती का मौका नहीं था, तो वो मैच मैं जीत गया कुछ 6 पॉइंट से, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और जो भारतीय ओपोनेंट थे उनके साथ कंपटीशन कैसा रहा? चूँकि ज़ाहिर है व्हेन इट कम्स टू इंडिया वो खेल जो भी हो, लेकिन बड़े नर्व्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, तो क्या आप नर्वस हुए या बिल्कुल कूल एंड काम जैसे कि कोई भी प्लेयर होता है, कोई भी ओपोनेंट होता है, वैसे ही खेल रहे थे? नर्वसनेस तो पूरे टूर्नामेंट में थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और एवरीथिंग, और वो इंडियन वो बच्चा, वो असल में वो छोटा सा बच्चा है और वो बहुत अच्छा खेल रहा था, मतलब बहुत अच्छा खेल रहा था वो। उसके साथ मेरा कुछ मेरे ख्याल से 4 मैचेस हुए, 3 मैंने उसे हराए, 1 उसने मुझे हराया, सो अच्छा रहा मतलब टूर्नामेंट। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे था। अली ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर भी मैचेस होते हैं, इस तरह चैंपियनशिप्स होती हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं आप, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? फिर इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर, तो क्या डिफरेंस लगा आपको? पाकिस्तान में बहुत अच्छा कंपटीशन है। पाकिस्तान का यूथ बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है माशाल्लाह से, और हमारे कोचेस वसीम भाई और हसन हादी, हम्माद हादी, ये सब बहुत अच्छी तरीके से कोच करते हैं। हाँ, पाकिस्तान में बहुत सारे हमने टूर्नामेंट्स खेले हैं। पाकिस्तान में मंथली रैंकिंग टूर्नामेंट्स भी होते हैं और फिर साल में एक दफ़ा नेशनल चैम्पियनशिप भी होती है, सो बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा। यस, इट वाज गुड। और इंटरनेशनल में तो फिर दूसरे ममालिक के खिलाड़ियों से खेलना पड़ता है, कभी उनके साथ खेला हुआ ना हो, उनको जाना हुआ ना हो, तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल। तो इनके साथ तो रैंकिंग टूर्नामेंट्स में खेल के आदत हो ही जाती है, पता चल जाता है कि कैसा हो रहा है सब एंड एवरीथिंग। ज़ाहिर एक्सपोजर भी डिफरेंट होता है, भले वर्चुअल कंपटीशन ही क्यों ना हो, और आप इट्स न्यू लर्निंग एज वेल।
आपने जिस तरह बताया कि 16 मुल्क के 86 खिलाड़ी थे, तो वैसे कौन से मुल्क के जो खिलाड़ी हैं उनसे आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है कि वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि आप सोचते हैं अच्छा ये भी वर्ड है? श्रीलंका और इंडिया में बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिला था। हालांकि ग्रुप स्टेज में तो श्रीलंका ने बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट किया था और फिर हमने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनल्स में, लेकिन श्रीलंका वर डोमिनेंट। तो क्या ये मुकाबला मुल्कों के दरमियान होता है या खिलाड़ियों के दरमियान होता है? क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना कि आपका मुकाबला हशाम से भी हुआ, ज़ाहिर है हशाम इज़ अ पाकिस्तानी, तो ये मुल्कों के दरमियान हो रहा है या कि बस प्लेयर है, वो डजेंट मैटर वो किस मुल्क से उसका ताल्लुक है? इंडिविजुअल बेसिकली ये इंडिविजुअल इवेंट था, मगर एक एज अ टीम भी काउंट होता है कि टीम कौन ज़्यादा अच्छा था। तो हम लोग एक टीम में भी हमारे विन्स वगैरह सब मिला के भी देखा जाता है, लेकिन बेसिकली ये इंडिविजुअल इवेंट था जो जीत गया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हशाम, क्योंकि अली आप खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हशाम का भी आपने जिक्र किया, ही इज़ प्लेइंग गुड एज वेल। आप बहन भाइयों के अंदर भी कंपटीशन होता है, दोस्तों के अंदर भी होता है, कभी रोब जमाते हैं क्या? और ना ज़रा स्पेलिंग बताओ ये वाले। मैं असल में जमा नहीं सकता अपने भाइयों पे रोब। मेरे भाई भी इस टीम का हिस्सा ही थे, पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे। मेरे भाई अफ़ान सलमान, वो भी मेरे साथ फाइनल्स में क्वालिफाई हुए थे। वो 7th आए हैं और ग्रुप स्टेज में वो 4th थे। वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे सबको। सो कहीं उनका भी पार्ट है मुझे 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 ये चैम्पियनशिप जितवाने में। उन्होंने वो यानी हशाम आप को ये शुरू तो में नहीं एक आध कहना मैच चाह रहे हरा कि दिया था, भाई वरना जानबूझ के ये हार गए कि मेरा भाई अच्छी पोजीशन ले ले? नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी तक कि कोई जानबूझ के हारा हो। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो शायद। अच्छा, ठीक हो गया अली। और जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम पहले नंबर पर रही, आपने जिस तरह कहा कि है तो ये इंडिविजुअल गेम, इंडिविजुअल लेवल पर कंपटीशन है, लेकिन आपके भाई भी हैं, हशाम भी हैं और प्लेयर्स भी हैं, और मजमूई स्कोर पाकिस्तान का हम देखते हैं कि बहुत अच्छा रहा है। इस पर थोड़ा सा मैं ज़रूर चाहूँगा कि मुल्कों की सतह पर क्या रैंकिंग रही है? हम मुल्कों की सतह पर ग्रुप स्टेज में हम लोग सेकंड थे, मतलब क्योंकि वो श्रीलंका के पहले की दोनों पोजीशंस तो श्रीलंका की थी। तो हम लोग ग्रुप स्टेज में सेकंड थे श्रीलंका के बाद, और इंडिया हमारे नीचे थर्ड था। फाइनल्स में हम लोग फर्स्ट हो गए क्योंकि फर्स्ट में आया, थर्ड हशाम आया, 7th अफ़ान आया। सो हम लोग का टोटल मिला के सारी कंट्रीज से तो बेहतर हो गया था, तो बेसिकली हम लोग जीत गए। अली, जब कोई कंपटीशन आ रहा होता है, तैयारी चल रही होती है, कितना टाइम पहले से आप प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं? क्या खेलने की स्पीड बढ़ जाती है आपकी? प्रिपेयर तो पूरा साल करना होता है। अब टूर्नामेंट बीच में आ जाता है तो वो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमारी तैयारी तो हो ही रही है। तो तैयारी तो करनी पड़ती है क्योंकि रैंकिंग टूर्नामेंट्स भी हो रहे होते हैं, तो उन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। सो तैयारी तो बिफोर हैंड होती है, लेकिन ज़ाहिर है अब टूर्नामेंट अनाउंस हो गया है तो प्रेशर बढ़ जाता है और ज़्यादा तैयारी करनी होती है, मतलब लग के करनी होती है। अराउंड 2-3 घंटे दिन के तो देने ही होते हैं। अच्छा, इट्स अ माइंड गेम। अली, मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो बच्चे, वो यूथ हमारी जो स्क्रैबल खेलती है, क्या वो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी रखते हैं साथ साथ, ताकि उनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे, ताकि उनका माइंड अच्छे से परफॉर्म करे? मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत है। मैंने हर स्पोर्ट खेलना है, मैंने क्रिकेट खेलना है, फुटसल खेलना है, तो मैं हर जगह मतलब जाऊंगा खेलने। लेकिन फिर स्क्रैबल को भी टाइम देना है ताकि फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों बराबर चलती रहे। सो यस। ज़बरदस्त। बस लास्टली ये बता दें, चूँकि हमने दिफा किया है अपने टाइटल का, तो लास्ट टाइम ज़रा विनर तो पाकिस्तान, बट प्लेयर कौन था जिसको आपने बीट कर दिया? एंड एक्चुअली वाज इट हशाम? लास्ट ईयर जो चैम्पियनशिप जीते थे वो थे सैयद इमाद अली, और हशाम उस वक्त भी मेरे ख्याल से 3rd या 4th ही थे। तो यस, सैयद इमाद अली जीते थे। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। अली सुलेमान साथ मौजूद थे, अपनी जीत कर रहे थे और थोड़ा सा बता भी रहे थे कि किस तरह कॉलिंग ज़ेज़ुआ एक सॉफ्टवेयर है और उसके थ्रू आप
प्रैक्टिस करते हैं, आप उसमें वर्ड्स ऐड करते हैं, वर्ड्स जितने आपको याद रहे आप वो लिखेंगे, जो याद नहीं रहेंगे वो डाटाबेस में जाएंगे, वापस आपके पास आएंगे और आप सीखते चले जाएंगे। और शेब मैंने वैसे ना एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती कि एक छोटी सी ऐप, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो भी कुछ इसी टाइप की है, जो मैंने इंस्टॉल की हुई है। ऐसे ही होता है, मैं वर्ड बनाती हूँ, मेरी वोकैबुलरी में चला जाता है, Nice. कुछ वर्ड्स बन जाते हैं। एक दिन मैंने आपसे भी स्पेलिंग पूछे थे, तो इससे ये होता है कि एक अच्छी हेल्दी माइंड गेम है। आप अपने जहन को एंगेज रखते हैं, डिप्रेशन से आपको निपटने में बड़ा हेल्प करता है कि आप इधर उधर अगर आपकी थॉट्स स्कैटर्ड हैं तो आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। और ये देखें ना कि हमारे बच्चे जनरली जिस तरह फोन पे टाइम वेस्ट ही कर रहे होते हैं, हाँ। कार्टून्स चलें वो तो बहुत छोटे बच्चे देखते हैं, बट वीडियोस और टिकटॉक एंड अदरवाइज, तो टॉम अगर एंड इस जेरी तरह अभी तक हमारे जहनों से नहीं गया, तो ना अभी करें तक सलमा, अब बच्चे टॉम एंड जेरी वाले नहीं रहे। टॉम एंड जेरी लगाओ, वो चीखते हैं, 2.5 साल के बच्चे, ये क्या लगा अच्छा दिया? चलिए, अब फोन से निकलते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं, ठीक है? वीजा मिल गया? वीजा मिल गया है पहाड़ों पे जनाब। समर खान हमारी प्यारी सी मेहमान आज की, जिन्होंने चोटी सर की है। Yes. कैसा एक्सपीरियंस और रहा? वो चोटी जो पहले सर नहीं हुई भी थी। यस, दैट्स द पॉइंट। कितना मुश्किल सफर रहा उनका, पहाड़ों पे जाना मुश्किल तरीन काम, फिर खवातीन के लिए जाना उससे भी मुश्किल Yes. काम, जो मेरे जैसी खातून तो बिल्कुल नहीं कर सकती, बट समर खान ने कर दिखाया। तो समर से पूछेंगे कि ये साइकिलिंग, मुहिम जोई, पहाड़ों पे जाना, ये सब काम कैसे कर लेती हैं? बिलखुसूस हुंजा में जो 5610 मीटर बुलंद चोटी गरे समर, जिसका नाम भी इन्होंने खुद रखा है, वह पहले से वर्जिन पीक कहा जाता रहा है, जो पहले सर नहीं हुई थी। वैसे कितना अच्छा लगता है ना शेब कि आप पहाड़ पे जाएं फिर अपने नाम से उसका नाम भी रखें। और आप देखिए वो देगचा भी लेके गए, मैंने पूछना इस देगचे में पकाया क्या था। चाय अस्सलाम बनाई होगी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समर, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक समर। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, जबरदस्त, आपकी एक से बढ़ के एक अचीवमेंट माशाल्लाह होती चली जाती है। अल्लाह आपको और कामयाबियां दे, जो आप आमीन। सोचें उसमें अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। थोड़ा सा सबसे पहले जानना चाहेंगे इसी वर्जिन पीक से मुतालिक, एग्जैक्टली किस जगह पर है, कैसे सोचा, कितना वक्त लगा, क्या मुश्किलात आई, क्या हर्डल्स फेस की? ये पीक है शमशाल पास से आगे, जब आप अब्बास जोशी पास क्रॉस करते हैं तो उससे कुछ मीटर्स बुलंदी पे है। और तकरीबन ये 7 से 8 दिन का हमारा सफ़र था, और कॉन्टीन्यूस क्लाइंबिंग और एलिवेशन थी। कई कई जगह ऐसे भी थे जहाँ बिल्कुल पाँव रखने की जगह नहीं होती, ऊपर से रॉक फॉल भी हो रही होती है, तो लैंडस्लाइडिंग्स का भी खतरा होता है बीच में। आखिरी जो हमारा हाई कैंप था वो बहुत ज़्यादा सर्दी में था, हमारी कोई जगह नहीं थी कैंप करने की, तो हमने बर्फ़ के ऊपर उसको खुदाई करके उस पे कैंप लगाया है। अम, तो काफी चैलेंजिंग था क्योंकि अनक्लाइम्ड पीक थी, प्रॉपर इसका कोई रूट नहीं बना हुआ था, ना किसी ने कमर्शियली इसको पहले मार्क किया हुआ था। तो रास्ता भी हमने खुद बनाना था। मेरे साथ साथ हुंजा और शमशाल की टीम थी, और क्योंकि उनको रास्तों का आइडिया था, उन सामान उठाने में उन्होंने काफी हेल्प किया, तो जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। समर, रास्ता कैसे तलाश किया आपने? और उस रास्ते को तलाश करना, उस पे जाना, जाहिर है मुश्किल भी पेश आई होगी, ट्रैक बना हुआ ना हो तो Yes. आपको गिरने का भी खतरा होता है, रास्ता बहुत से खुद खतरात बनाना होते हो। हैं। एग्जैक्टली। और ऊपर पहुंचेंगे कैसे? जिस रास्ते जा रहे हैं वो ऊपर जाता भी है कि नहीं, बड़ा मुश्किल काम था। कितने अरसे में मुकम्मल हुआ और कैसे? हमने पहले इसको 1-2 महीने से हम डिस्कशन कर रहे थे, गूगल मैप्स हमने स्टडी किए कि किन किन एरियाज में वर्जिन पीक्स है, उनकी हाइट कितनी हो सकती है, 5.5 हो सकती है, 6 हो सकती है, और हम उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ पीक्स का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल वो एल्पाइन स्टाइल में आपको करना पड़ता है, जो डेंजरस भी हो सकता है, स्पेशली जब रॉक फॉल्स होते हैं। लेकिन जो हमारे लीड क्लाइंबर्स थे, जाफरुल्लाह, ही वाज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने पहले जोशी पास 4-5 दफा किया हुआ था, तो उससे आगे जाना हमारे लिए थोड़ा बहुत चैलेंज था। ओके। और जब हमने पास क्रॉस किया और हम पीक के पास पहुंचे तो हमें रियलाइज हो गया कि हमने ये पीक समिट करनी है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारी ऐसी पीक्स हैं जो अनक्लाइम्ड हैं। और पीक समिट के साथ हमने, क्योंकि बैक कंट्री स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग भी करनी थी, तो हमारे पास हमारा प्रॉपर इक्विपमेंट भी था। हम स्नोबोर्ड लेके गए, स्की लेके गए, ऊपर जाके हमने वो पहना। और पाकिस्तान में पहली दफा बैक कंट्री स्नोबोर्डिंग हमने इंट्रोड्यूस कराई, क्योंकि इससे पहले कोई भी पाकिस्तानी या बैक कंट्री स्पोर्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बिल्कुल। और आप थोड़ा सा इस नाम के पीछे क्या मंतक है वो बताएं। वर्जिन पीक कहा जाता रहा, ऐसी बहुत सी पीक जो कि कभी सर नहीं हुई, फिर आप लोगों ने, आपकी टीम ने सर किया और नाम रखा गरे समर। कैसे ख्याल आया, मतलब क्या है इसका? गर पश्तो में पहाड़ को कहते हैं, और समर मेरा नाम है, तो नॉर्मल अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करें तो ये समर पीक बनता है। लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक जिला दीर से है, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने लैंग्वेज में, अपने पश्तो में इसको रखूं, तो गरे समर मीन समर पीक।
ओके, तो ये तो आपके नाम से मंसूब हो गई, ज़बरदस्त हो गया। वैसे कितनी वर्जिन पीक्स ये शमशाल वैली की अगर हम बात कर लें या आसपास ज़्यादा पीक्स ज़ाहिर है वहीं पर हैं, कितनी वर्जिन पीक्स हैं? ज़ाहिर है आपने सोचा होगा ना कि ये वर्जिन पीक्स हैं जिसमें से हमें कोई एक पिक करनी है जिसकी हमने एक्सपेडिशन करनी है, तो कितनी है वैसे जनरली? ट्रैकिंग पीक्स तो बहुत ज्यादा है। ट्रैकिंग पीक्स 6000 तक की पीक्स होती है जिसको आप खाली बगैर रस्सी के ट्रैक करके भी जा सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। 7000 बहुत ज्यादा अनक्लाइम्ड पीक्स है और ये प्रॉपर पूरे कराकरम रेंज में है। बेशक वो हुंजा वाला एरिया हो, स्कर्दू वाला हो, क्योंकि वो जगह इतनी ज्यादा लीथल और डेंजरस है और हमारे पास इतना अच्छा इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही नहीं है, इसलिए ज्यादातर फॉरेनर या यूरोपियन एथलीट्स आके उसको कर लेते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज थी नहीं जो हम चाहते थे कि पाकिस्तानी यूथ उसमें एस्पायर होके आ गया है और हम लोग अपनी पीक्स को जाएं और क्लाइंब करें। अच्छा समर, आपने ऐसे काम किए जो पहले किसी ने नहीं किए। ग्लेशियर्स पर साइकिल चलाने वाली पहली खातून, गरे समर पे जाने वाली पहली खातून। जब कोई नया काम कर रहे होते हैं उसमें खतरा जाहिर है ज़्यादा होता है। जैसे पहाड़ों पे जा रहे थे, कोई जानवर निकल सकते हैं, कोई परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। इसी तरह ग्लेशियर पे साइकिल चलाना हर किसी के बस का रोग नहीं है। लोग डर जाते हैं कि वो ग्लेशियर खुदा ना खास्ता कहीं से मेल्ट हो सकता है, कहीं पे आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। ये यूनिक काम करने का आपने सोचा कैसे? क्या डर नहीं लगा आपको? पर क्या जानवर से मुराद आपकी स्नो लेपर्ड था सलमा? एक्चुअली दो टाइप स्पोर्ट्स होते हैं, कन्वेंशनल स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स। अगर आप ग्लोबली देख लें, कन्वेंशनल स्पोर्ट्स में तो पाकिस्तान फिर भी कुछ ना कुछ कर रहा है, स्क्वॉश, स्विमिंग, टेनिस, जो भी इंडोर आपकी गेम्स हैं। लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम ज्यादातर यूरोपियन एथलीट्स को देखते हैं। तो ये मेरी और मैंने जितने भी आज तक के एक्सपेडिशन किए वो सब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी होते हैं कि क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है कि नहीं, ग्लेशियर पे साइकिल करना पॉसिबल है कि नहीं, ओपन माउंटेन्स पे स्नो बोर्डिंग करना पॉसिबल है कि नहीं, और वो पहले आपको खुद सीखना होता है। कोच तो है नहीं, यूट्यूब वीडियो से सीखते हैं या इंटरनेशनल जो एथलीट्स आते हैं उनसे थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, क्योंकि पाकिस्तान इज अ होम ऑफ 8000 पीक्स, तो हमें एडवेंचर स्पोर्ट्स में टॉप पे होना चाहिए, हमें लीड करना चाहिए, हमें इन डेस्टिनेशन से फायदा उठाना चाहिए। और जो हुकूमत की जो तवज्जो यहाँ पे नहीं है, हमें ऐसे एक्सपेडिशंस करके उन्हें बताना चाहिए कि हम कितने केपेबल हैं, पाकिस्तानी यूथ केपेबल है, हमारे पास जगह है, हमने सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को टैप करना है। और जानवर मारखोर या स्नो लेपर्ड तो बहुत दूर होते हैं इंसानों से, लेकिन अक्सर ऐसे कैंप्स पे आपको चूहे बहुत मिलते हैं, तो उसके लिए फिर हमें उस हिसाब से कैंपिंग करनी पड़ती है। क्या क्या बहुत मिलते हैं? चूहे चूहे मतलब वो ठंड नहीं लगती उनको वहां पे? क्या बर्फानी चूहे होंगे ना। देखिए बर्फानी क्योंकि रीछ हो हाइट सकता पे है, बर्फानी चूहे अक्सर, भी हो सकता। नहीं, जो हाइट पे जानवर रखने के लिए जानवरों के वो पत्थर वाले घर से बने होते हैं, वो उसके अंदर होते हैं, गोबर शोबर में घूम रहे होते हैं, तो बस वो आगे पीछे कभी तंग करते हैं। अच्छा चेक करें जी, एक खातून को भी वहां जाके जो घबराहट हुई ना वो एक चूहे से हुई है। स्नो लेपर्ड से कोई खतरा नहीं था, वो दूर दूर है, उसकी कोई परेशानी नहीं है। मसला एक चूहे का है, वो बहुत नचाता है। ये चूहा अगर यहाँ में आ जाए शुएब तो बहुत नचाता है, जरूरी नहीं है कि आप पहाड़ों में हो। चले जबरदस्त समर, हम मजीद भी बात करना चाहेंगे आपसे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे हम समर से जरूर दो बातें तो हम पूछेंगे। एक कि एक टीम मेंबर ने कितना कितना वजन उठाया, क्योंकि वो जिस तरह बता रहे हैं सामान लेकर जाना है, कैंपिंग किया और उस पतीले में क्या थी हम पूछेंगे, चाय थी या खाना था। और दूसरा ये कि ये खर्चा कितना आता है एक मेंबर पर, इस तरह की एक्सपीडिशन में खर्चा कितना आता है। और भी इस 7 दिन का जो ट्रैक था इसमें कहाँ कहाँ पर किस किस तरह उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा और लगा लेते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं और इसको रेस्ट करने के बाद करेंगे। ये सारी बातें पूछेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। न्यूज़ ब्रेक के वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बिला ताखीर बात को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां से रब टूटा था। गरे समर सर करने वाली पहली खातून समर खान हमारे साथ मौजूद हैं। समर, शेफ जानने में इंटरेस्टेड है कि वो जो पतीला हमें नजर आ रहा था उसके अंदर क्या था पहाड़ पे जाते हुए? उसपे हम लोग सूप बना रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंस्टेंट बन जाता है कम ऑक्सीजन पे, तो अक्सर जब भूख लगी होती थी या ठंड होती थी तो हम लोग चढ़ा देते थे पतीले में। अच्छा, जबरदस्त। ये नाम मेरा लगाया गया है बुनियादी तौर पे ना, क्योंकि इनको चाय की तलब हो रही है और इनको लग ये रहा था कि उसमें चाय बन रही है, तो चाय शाय का कोई चक्कर नहीं है, सूप बन रहा था। आप ये बताएं समर के जो सामान सारा कैरी किया आपने, एक टीम मेंबर ने कितना कितना वेट कैरी किया और उसमें क्या क्या था?
मेरे साथ क्योंकि जो शिमशाल से आजम बेग थे वो भी बैक कंट्री स्कीइंग कर रहे थे और दो और एथलीट्स थे जाफरुल्लाह और हाशिर रफीक क्लाइंबिंग कर रहे थे तो उनके पास अपना क्लाइंबिंग गियर था। लेकिन हमारे इक्विपमेंट के अलावा हमारे पास अपने गर्म कपड़े होते थे, हमारे स्नैक्स होते थे। दूसरा जो हमारे लीड क्लाइंबर थे उनके पास खाने पीने का बहुत ज्यादा सामान था, फ्यूल वगैरह था, सिलेंडर्स थे, खुराक की सारी चीजें थी क्योंकि बहुत सारी जगहों पे तो आपको आगे पीछे झाड़ियां या लकड़ी मिल जाती है जलाने के लिए। लेकिन फिर हाई कैंप पे आपको छोटे छोटे सिलेंडर्स और बर्तन लेके जाने होते थे जहाँ पे लकड़ी का कोई नामो निशानी तो सिर्फ बर्फ होती थी सस्टेन करने के लिए। या खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बैक एंड पे आपको मेडिकल एक किट होता है, छोटा सा मेडिसिन होती हैं। और कितने लोगों का ग्रुप था समर, टोटल कितने लोग थे टीम में? हम लोग 5 लोग थे। ओके। और कैमरास भी ज़ाहिर है आप लोगों ने कैरी किए, आपने ज़रा इतनी अच्छी वीडियोग्राफी वहाँ पर की, उनकी बैटरीज को चार्ज करना, ज़रा वो भी एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको आपने कैरी भी करना है और सेफली कैरी करना है, उसका भी एक अलग वेट है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किस पे होती थी कि अच्छा अच्छा शॉट तुमने लेना है? हमने एक्चुअली काम डिवाइड किए हुए थे तो जो कैमरा ओके। था, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो बनाना, वो सारे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। गोप्रोज मेरे पास थे, पावर बैंक मेरे पास थे, सोलर पैनल हमने कैरी किया हुआ था ताकि हम एक अच्छे तरीके से सारी चीजें चार्ज कर सके डेली बेसिस पे। बाकी खाने पीने की जिम्मेदारी एक और मेंबर की थी, फिर कैंप्स और टेंट्स की जिम्मेदारी एक और मेंबर की थी, तो हमने इस तरह सब डिवाइड किया हुआ था। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे हम किसी भी टूर पे जा रहे हों, कोई भी प्लान हमने एग्जीक्यूट करना हो तो हम कहते हैं कि इस टीम की ना एक अम्मी होती हैं जो कि सबको गाइड कर रही होती हैं या कर रहा होता है। तो आपकी टीम में ऐसा शख्स कौन था जिस पे सब रिलाई करते हैं, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई सवाल हो तो ये है जिनसे पूछना है? हमारे कैंप के एक अब्बू थे जिनको हम जेफ कहते थे, जो हमारे कुक भी थे और हमारे लीड क्लाइंबर और माउंटेनियर्स भी थे और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे। 4-5 दफा जोशी पास कर चुके हैं, शमशाल की काफी पीक्स कर चुके हैं, मल्टीपल ग्रुप्स लेके जाते हैं। तो वो हमें डांटते भी थे चढ़ते हुए, पाँव ऐसे रखो, पत्थर से ऐसे भागो, स्टिक ऐसे यूज करो, बैग ऐसे उठाओ। तो वो हमें एक एक चीज पे समझाते थे ताकि मिशन सक्सेसफुल हो, किसी को चोट ना लगे, कोई गिर ना जाए। एंड में हमें रोप अप भी किया सेफ्टी के लिए। तो जैसे पूरी ओके। फैमिली का ख्याल रखते हैं उन्होंने हमारा ख्याल रखा। सही। समर, टोटल कितने दिन लगे आपको जाने में? उसमें रेस्ट टाइम भी शामिल होगा, रेस्ट कैसे किया आप लोगों ने बीच में? हमारा रेस्ट डे वो होता था कि जिसमें सबसे छोटी हाइक होती थी 2 या 3 घंटे की, बस वही हमारा रेस्ट होता था। कंप्लीट हम बिल्कुल बगैर हाइक की किसी भी कैंप में नहीं सोए। हमारा था, हम शमशाल से निकले उसके बाद एक कैंप आता है सबसे पहले जिसका नाम जर्दकुर बिन है। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत 4,500 से ऊपर एक कैंप है जहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड भी बना है और वहाँ पे सीजन में टूर्नामेंट्स भी होते हैं इतनी हाइट पे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंप हमारा था बेस कैंप, वो उसका नाम शपोदिन था जो इस एक्सपेडिशन का भी नाम था। शपोदिन के बाद आपका हाई कैंप लगता है और उसके बाद जी। फिर आप समिट पुश अटेम्प्ट करते हैं अगर वेदर अच्छा हो तो। तकरीबन 4 से 5 दिन आपको लग जाते हैं समिट पुश में। ज़बरदस्त। और लास्टली जिस वक्त ये हो गया, ज़रा जो चीज़ सोची हो आपने और वो हो जाए, उसके बाद फीलिंग बड़ी अच्छी होती है, तो उस वक्त क्या फीलिंग, कैसे उसको एक्सप्रेस किया, कैसे एक दूसरे को आपने बकअप भी किया कि वी हैव डन इट? जब हम ऊपर पहुंचे तो हम पूरी टीम बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुके थे, लेकिन हम बहुत खुश थे कि एटलीस्ट हम समिट पे आ गए हैं। हमारा वेदर बहुत हमें अच्छा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने जब स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग अटेम्प्ट की तो उसमें भी काफी मल्टीपल टाइम गिरे फिर अटेम्प्ट किया। लेकिन शुक्र है कि हमारी बैक कंट्री स्नोबोर्डिंग भी हो गई, वीडियोस भी अच्छी बन गई, मौसम भी अच्छा मिला। फिर माशाल्लाह। हम सब ने, हमारे पास छोटे छोटे स्नैक्स और चॉकलेट्स थे, हमने ऊपर वो खा के सेलिब्रेट की, वीडियोस बनाई, मैसेजेस दिए। और फिर हमारा ज़बरदस्त। सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि हम सेफली नीचे उतरे क्योंकि ज्यादातर। एग्जैक्टली, दैट्स द टफेस्ट थिंग किसी भी जी जी एक्सपीडिशन जी। में। नेक्स्ट टारगेट क्या है समर का? नेक्स्ट ये है कि इससे मजीद जो बड़े लैंडमार्क्स हैं उन पे हम 7,000 और फिर इवेंचुअली 8,000 पे हम बैक कंट्री स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग अटेम्प्ट करें बीइंग पाकिस्तानी। और इसी एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके हमारी जो टीम है, अगर इसमें थोड़ा इजाफा भी होता है, हम ग्लोबली जाएं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इन एक्शन स्पोर्ट्स।
चलें समर, हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे, आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें, पाकिस्तान से बाहर भी हर प्लेटफॉर्म पे। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और ये तो हो गई बात पहाड़ों पे जाने की, ज़रा ज़मीन पे वापस आ जाते हैं। हाँ, वही हमने जैसा आगाज़ में कहा था ना कि मुश्किल की बात तो हो गई, मुश्किल आसान करने वालों का जिक्र भी इसी प्रोग्राम में होगा। अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हम आज बात करेंगे एक ऐसी बाहिम्मत पाकिस्तानी की। एक तो वो ज़बरदस्त काम इस तरीके से कर रहे हैं कि मुश्किल में आसानी पैदा कर रही हैं। 3 साल की उम्र में गर्दन तोड़ बुखार उनको हुआ, जिसकी वजह से क़ुव्वत समात से महरूम हुई, मगर अब वो ऐसे अफराद की आवाज़ बन गई हैं, उनके लिए आसानी लेकर आ रही हैं। तस्वीरें भी कुछ दिखा रहे हैं। सकीना बतूल साहिबा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, CEO डिजिडेफ हैं एंड ब्रांड एम्बेसडर डेफटॉक हैं। और जिन मुश्किलात का सामना गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली सकीना बतूल को करना पड़ा, वो चाहती हैं कि दूसरे अफराद उन मुश्किलात का सामना ना करें, और डेफटॉक ने उनके इस ख्वाब को पूरा करने में उनको सपोर्ट किया। डेफटॉक इशारों की ज़बान का तर्जुमा करता है। और सकीना बतूल से भी बात करेंगे। उनके भाई एहतशाम हुसैन साहब पार्ट हैं, वो इन्हीं का सफ़र में साथ हैं, आसानी पैदा करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, उनसे बात कर लेते हैं बिला तखीर। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला सुबह पाकिस्तान के लिए नए मस्त से। सकीना इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आप उनको बताएं कि मैंने ये कहा है, कॉम्प्लीमेंट दिए, और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये मुझे पता है, शी इज सेइंग थैंक यू। और उन्होंने कहा सो आर यू। थैंक यू। अच्छा, एहतशाम, सकीना से ये पूछें कि कैसे सोचा कि दूसरे लोगों की आवाज़ बनना है? एक मुश्किल तो इन्होंने फेस कर ली, उसके बाद सफ़र का आगाज़ कैसे किया? जी, मैं बचपन से ही देख रही थी कि पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में डेफ लोगों के लिए इतना सपोर्ट नहीं है, एजुकेशन में भी और उसके अलावा एज ए सोसाइटी में भी। सो जो चैलेंजेस मैंने फ़ेस किए, मैं चाहती थी कि अब इससे आगे आने वाली जो जनरेशन है वो चैलेंजेस फेस ना करें। इसीलिए मैंने ये डिजिडेफ का आगाज़ किया, जिसमें हम ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एक्सकर्शन टूर्स पे लेके जाते हैं और इंक्लूसिविटी के ऊपर काम करते हैं डेफ कम्युनिटी की। ओके, और चूँकि हमने आगाज़ में कहा कि 3 साल की उम्र में गर्दन तोड़ बुखार हुआ और फिर इनको ये फेस करना पड़ा। नॉर्मली हम यही सुनते हैं, ये समझते हैं कि अगर आप सुन ना सकें तो फिर आप बोल नहीं सकते, अगर आप सीखते नहीं हैं। बट 3 साल की उम्र तक तो ज़ाहिर है वो फॉर श्योर बोलती भी होंगी, सुनती भी होंगी। एग्जैक्टली क्या हुआ? थोड़ी सी कोताही हो गई ट्रीटमेंट में? क्या इशू हुआ? क्या फिर पूछा गया, देखा गया कि क्या इसका कोई इलाज है, ये बेहतर हो सकता है? सारा इस मामले पर प्लीज़ बताइएगा। वेल, इट वाज मेनिंजाइटिस फीवर, और जो कि आपको पता है बहुत ही डेडलीस्ट वो होता है। एट फर्स्ट डॉक्टर्स का तो कहना था कि आप बल्कि शुक्र करें कि शी इज़ इवन अलाइव, बट यू नो आफ्टर दैट इंसिडेंट हुआ ये कि इनकी जितनी भी मेमोरी थी, वट एवर शी यूज्ड टू, थोड़े जो अल्फाज उन्होंने सीखे थे वो भी मेमोरी लॉस की वजह से वाइप आउट हो गए थे। हाँ, 3 साल तक इतनी वोकैबुलरी भी बिल्ट नहीं हुई होती ना, जितनी भी हुई थी, बट वो खत्म हो गई। या वो खत्म हो गई थी। एंड देन फ्रॉम देन ऑन के ऐसा था कि बिल्कुल जैसे कोई नया बच्चा। और स्कूलिंग में मुश्किल हुई फिर इनको? स्कूलिंग में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द स्कूल एजुकेशन डोंट हैव प्रॉपर साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, जिसकी वजह से डेफ लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। ओके, तो फिर कब ये सोचा सकीना ने कि जो मुश्किल उन्होंने फेस की है अब कोई और फेस ना करे, जितना वो रोल प्ले कर सकती कम्युनिटी में वो रोल प्ले करें? कब ये सोचा, कैसे रास्ता चुना और कैसे आगे बढ़ती चली गई? कितने प्यारे भाई हैं। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो, अगर इसको आप ज़िंदगी कह लें या इस सफ़र को आप मौत कह लें, तो ये एक ही बात है कि हमें नहीं पता कि अगले दिन हम ज़िंदा होंगे या नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जितना जो भी मेरे पास टाइम है वो अभी है, इसीलिए मैंने अभी से काम शुरू किया। आई स्टार्टेड बैक इन 3 years, 3 साल पहले मैंने शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियोस पोस्ट करती थी, कि डेफ कम्युनिटी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे वो देखें और चीज़ें लर्न करें। जो चैलेंजेस का मैं फेस कर रही थी उसके बारे में मैं एजुकेट कर रही थी। एंड देन लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता आई जॉइंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डेफ टॉक, एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन ऑर्गेनाइजेशन नाउ डिजिडेफ, जो कि अब इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है फॉर द डेफ, फॉर सपोर्टिंग द डेफ पीपल। अच्छा, यूट्यूब से अच्छा रिस्पॉन्स मिला सकीना को? जी बिल्कुल, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला।
2019 पे मैंने शुरू किया था और मैंने वीडियो पोस्ट करना शुरू किया। जैसे ही मैंने पोस्ट किया और लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया कि आप बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बना रही हैं, बार बार ऐसे हमारे लिए वीडियोस बनाएं, तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए। तो बस यही कमेंट्स वगैरह ही मेरी मोटिवेशन बनते थे और यही कि कैसे मैं फिर एजुकेट करती थी कि कैसे आप अपने बैरियर्स को ब्रेक करें, कैसे अपने चेंज को जो आपके सोसाइटी ने आपको दिए हैं उनको ब्रेक करना है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कम्युनिटी मैंने बनाई है एंड पीपल लव मी एंड लव व्हाट आई एम डूइंग। शी इज़ वेरी ब्रिलियंट माशाल्लाह। और मैं आप दोनों बहन भाई की केमिस्ट्री देख के ये सोच रही हूँ कि हम तो बहन भाई आपस में बहुत लड़ते हैं, ये कितने अच्छे भाई हैं जो इतना कामली साथ बैठ के उनकी लैंग्वेज को रीड कर रहे हैं और फिर ट्रांसलेट कर रहे हैं। कब से आप साथ हैं? बचपन से ही एक्चुअली, जब सकीना स्कूल आप जाती हर थी जगह जाते हैं ट्रांसलेट करने के लिए? हर जगह सकीना के साथ ही वेरी होता हूँ। नाइस। हाँ। That's so great. Yeah. एक ऐसी सपोर्ट होनी चाहिए और ज़ाहिर है वो ऐसी सपोर्ट बने हैं और उनकी इस सपोर्ट की वजह से सकीना बहुत से लोगों के लिए सपोर्ट बन चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बन रही हैं और आगे चलकर मजीद भी हम इनका और काम हमारे देखेंगे। बहन भाइयों के हाथ में तो तकिया कुशन जो आता है उठा के मार देते ना हैं। ना ऐसी हरकतें करो। नहीं, हरकतों के बगैर ही, मतलब आई डोंट नो क्या चलता है बहन भाइयों में, बट ये मुझे बहन भाई का प्यार बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, seriously। अल्लाह ये प्यार कायम रखे, ये आमीन। ताल्लुक कायम रखे और इसी साथ जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए बढ़ता रहे। थोड़ा सा बताएं कि सोशल मीडिया पे किस तरह से वो लोगों की मदद करती हैं, सोशल मीडिया पे किस तरह आवाज़ बुलंद करती हैं? मैंने सोशल मीडिया इसलिए चुना क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कोई ऐसी और जगह नहीं थी जहाँ पे मैं अपनी बात लोगों को समझा सकी, अपने लोगों को अपनी जो मेरी फीलिंग्स हैं और जो मोटिवेशन है लोगों को वो मैं दे सकती। इसलिए मैंने सोशल मीडिया का चूज़ किया और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया और इसी वजह से मैंने पूरी एक कम्युनिटी बनाई डेफ लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और मैं डिफरेंट सेशंस करती थी ऑनलाइन के जूम मीटिंग्स करवा के जो भी लोगों के वरीज होते हैं, जो टेंशन्स होते हैं, जिसके जो ट्रामास उनके होते हैं, उनके ऊपर डील करते हुए उनको तसल्ली देते हुए और उनको मोटिवेट करने के लिए। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और एहतशाम, हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो देख या जो बोल या सुन नहीं सकते। अगर वो चाहें कि उनको जॉब चाहिए, उनको एज मोटिवेशनल स्पीकर भी किसी की मदद की ज़रूरत है, अगर वो किसी से इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं या किसी भी हवाले से उनको मदद चाहिए, वो आप लोगों को कैसे कांटेक्ट करें? वेल आपको पता है सोशल मीडिया का टाइम है, सो यू कैन रीच आउट टू अस एनी आपका सोशल मीडिया पेज प्लेटफॉर्म। डिटेल्स, वेबसाइट, वो अगर share इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का DigiDef के नाम से DIGIDEAF, और इसमें हम इंक्लूसिविटी के ऊपर काम करते हैं, इनको हम ट्रेनिंग्स देते हैं, एजुकेशनल एक्सकर्शंस करते हैं। और ट्रेनिंग्स किस चीज़ की होती हैं? लैंग्वेज ट्रेनिंग्स? ना, ट्रेनिंग्स सारी चीज़ पे होती हैं, हार्ड कोर स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स एज वेल, Right. कि फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, इस तरह की चीज़ें भी हैं। एंड देन Nice. कम्युनिकेशन स्किल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेफ कम्युनिटी के लिए है, दैट इज़ इंग्लिश। कि अगर Okay. वो इंग्लिश सीख लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, देन दे कैन कम्युनिकेट देमसेल्व्स एज वेल, तो बहुत Right. एम्पावर हो जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक, DigiDef and DigiTalk, two separate platforms, right? DigiDef, DefTalk, two separate Okay. platforms. Yes. DigiDef and DefTalk. Yeah, DefTalk is we provide sign language interpretation कि जो ट्रांसलेशन होती है उसके Okay. लिए हमारी एक ऐप है जिसमें हमारे ऑनलाइन इंटरप्रेटर्स, जैसे मैं अभी इंटरप्रेट कर रहा हूँ, इसी तरह से ऑनलाइन हमारे इंटरप्रेटर्स होते हैं। Okay. एंड डेफ पीपल कैन जस्ट ओपन अप देयर फोन और उस पर टैप ओपन आवर DefTalk ऐप एंड दे कैन कॉल अस एट एनी टाइम। वेरी नाइस। Great. अच्छा, मैं देख रहा था कि आप ही की इंस्टाग्राम पे DigiDef पे कि कुछ कोलैबोरेशंस भी इन्होंने की हैं और लोगों को बिलखुसूस डेफ कम्युनिटी के साथ जो उन्होंने ताउन इस तरीके से किया कि कुछ डेस्टिनेशंस पर लेकर गए, कुछ टूर्स अरेंज कराए। तो ये कितना अहम है कि हम उन्हें पीछे ना छोड़ें। इंक्लूसिविटी पे इस तरीके से काम किया कि जहाँ सब जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वहाँ ये लेकर के डेफ कम्युनिटी को भी। तो मैं ज़रूर चाहूँगा वो शेयर करना कि ये कैसी कोलैबोरेशन रही, किस तरह से आप लोगों को लेकर गए और जब वो वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं और आपके पास इंटरप्रेटर्स होते हैं और वो उन्हें बता रहे होते हैं उसकी हिस्ट्री से मुताल्लिक, चाहे गोल्डरा शरीफ हो या कोई और ऐसा स्पॉट हो। कितना अच्छा तजुर्बा रहा ये बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। और इसमें हम सिर्फ डेफ लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते, हम नॉर्मल लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं जो सुन सकते हैं, क्योंकि हम एक पूरी इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाएं कि उनको एजुकेट कर सके कि कैसे वो डेफ लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक पूरा कैसे सोसाइटी को हम इंक्लूसिव बना सकते हैं। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और जो भी हमने चीज़ें हमने, दिस वाज एजुकेशनल एक्सकर्जन कि डेफ पीपल आर नॉट सो मच अवेयर ऑफ, they are most of the time, but then there is a need कि उनको
कल्चरल अवेयरनेस पाकिस्तान की हो, उनके हिस्टोरिकल अवेयरनेस हो, ये सब चीज़ें हों, तो बेस्ट वे आई थिंक व्हाट वी थॉट, मी एंड सकीना थॉट और वाज एहतशाम एजुकेशनल एक्सकर्जन एंड मैं मेकिंग इट सकीना से मैंने एजुकेशन से रिलेटेड भी पूछा, वो इसलिए कि हमारे यहाँ स्कूल्स में आमतौर पे ट्रेंड नहीं है कि ऐसा टीचर हो जो साइन लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर सके। क्योंकि हम जब इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि नॉर्मल बच्चों के साथ इन बच्चों को ट्रीट किया जाए ताकि वो पढ़ सकें। इस पे आप लोगों ने काम किया कि स्कूल्स में एजुकेशन पे जहाँ पे फोकस किया जा रहा है, हम कहते तो हैं कि स्पेशल लोगों के लिए उनकी स्पेशल नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए हम निज़ाम तालीम बना रहे हैं या हम कुछ ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें जो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या वो हाथ पाँव से महरूम है। तो क्या वहाँ पे साइन लैंग्वेज के लिए कोई ख़ास एहतमाम करने के लिए आपने काम जी, किया? स्पेशल एजुकेशंस जो ख़ास इनके लिए बने होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में हैं कुछ इंटरप्रेटर्स, अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, बट वो बहुत कम कम है, तादाद में है, कम है। बहुत कम तादाद में है। और वो भी जो मेन सिटीज़ में है उसी में है, और जो विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये कि यू नो जो दूसरे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मल बच्चे जाते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल, IMCB और व्हाटसोएवर, वहाँ पे दैट इज़ नॉट सो मच इंक्लूसिव नाउ डेज। अब अपनी लेवल पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वी आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बट यू नो गवर्नमेंट की तरफ से भी वी नीड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस के एब्सोल्युटली यू नो फॉर सपोर्ट के यू नो फॉर एग्जांपल मेकिंग इंटरप्रिटेशन इम्पोर्टेंट फॉर डेफ पीपल। अगर ये चीज़ें इंटरप्रिटेशन अगर गवर्नमेंट देती है तो इनकी लाइफ बहुत एम्पावर हो जाएगी। ज़बरदस्त। थोड़ा सा सकीना से ज़रूर पूछिएगा, किसको पढ़ती हैं, क्या करती हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या सोचती हैं? मैं बिज़नेस बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, जैसे रिच डैड पुअर डैड, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद लगती हैं। और फ्यूचर में चाहती हूँ कि मैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से अपनी पूरी एजुकेशन करूँ, ओके। एंड देन जो भी मैं स्किल सीखूँ उसको मज़ीद जिस लेवल पे अभी कर रही हूँ उससे भी मज़ीद बढ़ के मैं डेफ लोगों को सपोर्ट करूँ, उनको ट्रेनिंग दूँ। ग्रेट। क्या क्या डिग्री करना चाहती हैं वैसे सकीना? जी, मुझे बहुत से इंटरेस्ट है, अभी मैंने सही से डिसाइड नहीं किया। आई Okay. लव फैशन डिज़ाइनिंग, आई Oh, लव great. कंप्यूटर साइंस, आई लव मार्केटिंग और आई लव एंटरप्रेन्योरशिप। सो अभी मैं देख रही हूँ, अभी तो इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अभी बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ। मे बी यही मैं आगे फोकस करूँ। अच्छा एहतशाम, मैंने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स को देखा कि वो नॉर्मली लिपसिंग नहीं करते, लेकिन मैं देख रही हूँ आप बहन भाई बात करते हुए लिपसिंग भी करते हैं। क्या सकीना लिप रीड कर सकती है? वेल, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स मोस्टली आप फेशियल एक्सप्रेशंस भी देते हैं, बिकॉज साइन लैंग्वेज में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आपके हाथ के साइंस, आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपकी बॉडी लैंग्वेज। ये जब तीनों मिलते हैं देन कम्स द बेटर एक कम्युनिकेशन। कंपोज्ड साइन लैंग्वेज में ये सारी चीजें इस्तेमाल Yes, होती ये हैं, तो सारी जरूरी है चीज़ें कि आप होती हैं। लिपसिंग भी करें। यस, बहुत ज़रूरी है कि आपके That's फेशियल it. एक्सप्रेशन। ये मेरे नॉलेज के लिए एक हाँ। अच्छी चीज़ थी, मुझे जी। नहीं पता था इससे पहले, क्योंकि मैंने जितने भी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स को देखा मैंने उनको आंखों और हाथों का इस्तेमाल करते हुए देखा। और ये कितना अहम है एहतशाम, में सकीना से भी पूछिएगा कि ज़रा इंक्लूसिविटी पे जब हम काम करें तो उसमें ये बड़ा अहम है कि हम लोगों को इशारों की ज़बान समझाएं, वो Yes. सीखें। ये मेरे कोर्स का हिस्सा होना चाहिए। ये बिल्कुल, ये हम कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं डिजिडेफ। हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, नस्ट वगैरह, और उनके स्टूडेंट्स को हम गैदर करते हैं एंड वी एजुकेट देम ऑन द यू नो इम्पोर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज, बिकॉज ये एक चीज़ है जो आज तक इंसानों ने एक मिस कर दी है डेफ Yes. लोगों के बारे में। True. सो दिस इज समथिंग एन अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन ऑफ ह्यूमन पॉसिबिलिटी, सो दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग। और ये होना चाहिए। और सकीना बिल्कुल से होना चाहिए। मैं ज़रूर चाहूँगा सकीना से पूछेगा, हाँ। ये तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़ाहिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो चाहते हैं कि उसमें वो चेंज लेकर आएँ और बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेकर जाएँ, बट व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो इन्होंने देखी सोसाइटी में, बिलखुसूस ऐसी जिसकी वजह से हमारी वो चाहे डेफ कम्युनिटी हो, वो चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो, उनके लिए आसानी के लिए हो सके, वो क्या है, वो एक चीज़ क्या है? जी बिल्कुल, डेफ हों या फिर डिफरेंटली एबल्ड हों,
जितने भी लोग हों सारों का एक ही इश्यूज होती हैं, और ये कि सारों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। और हमें ज़रूरत है कि सबको एजुकेट करें कि हम एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट हम चाहते हैं कि जिसमें जहाँ पे हर लोग इक्वल हों, चाहे वो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, आप देख नहीं सकते, या जितने भी उनके, चाहे ये भी हो सकता है कि कभी कभी लोगों के कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं, सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दैट इज डिसेबिलिटी, बट यू नो एवरीवन इज एट द सेम प्लेटफॉर्म, तो आई थिंक दैट्स मोर अच्छा इम्पोर्टेंट। एहतिशाम, सकीना से ये पूछें कि घर में ज़ाहिर है एक अचानक से एक ऐसा हादसा हुआ कि क़ुव्वत समात चली गई, सुनने बोलने की सलाहियत चली गई, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना, आपने विद पैसेज ऑफ टाइम बहन के साथ रहते रहते साइन लैंग्वेज सीखी, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में शुरू में मुश्किल होती थी, या पेरेंट्स समझते हैं, घर में सब लोगों को पता है कि सकीना क्या बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत ईज़िली कम्युनिकेशन होती है। मैं जब बचपन में थी तब मैं साइंस जो भी सीखती थी वो मैं घर पे आके सबको सिखाती थी, भाई को भी सिखाती थी, अम्मी को भी सिखाती थी। तो सारे बहुत मज़ा आता था फैमिली के साथ, और आई यूज्ड टू टीच देम साइन लैंग्वेज एंड दे यूज्ड टू लर्न, और इस तरह से हम कम्युनिकेट करते थे। ज़बरदस्त। एक चीज़ और भी थोड़ा सा तल्ख ज़रूर है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा, इनसे पूछेगा भी। जनरली वो जिस भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हो ये खातून, हम देखते हैं कि कुछ हर्डल्स आती हैं, कुछ हरासमेंट के इशूज़ भी आते हैं, वो चाहे साइबर सिक्योरिटी मैटर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखें या जनरली भी हम देखें सोसाइटी में, व्हेन यू आर मूविंग, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, क्या सकीना ने कभी ऐसा कुछ फेस किया, और अगर किया तो कैसे रिएक्ट किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया? ओके, वेल ऑफ कोर्स जब आप देख रहे होते हैं कि मेन स्ट्रीम पे जो सुन बोल भी सकते हैं, दे आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स, दे आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स लाइक दैट, और उनके पास आवाज़ है फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली डेफ कम्युनिटी मस्ट, जो डेफ लोग होते हैं वो यू नो सुन बोल भी नहीं सकते, सो पीपल आर मोर यू नो एंगर, हैव लाइक मोर पावर ओवर देम, तो ये चीज़ें होती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और कैसे कूप अप करती हैं सकीना? सकीना कैसे कूप अप करती हैं? लेट मी आस्क हर। श्योर, प्लीज। जी वैसे तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो मैं उनको तो इग्नोर कर देती हूँ और उनको डिलीट करती हूँ, उनको बिल्कुल अपने तबीयत को चेंज करने नहीं देती। और इसके अलावा रियल लाइफ में तो मेरी फैमिली मेरे साथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा हर्डल, वैसे तो बहुत चैलेंज का सामना था, बट ऐसा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप ये देखिए कि भले किसी भी हर्डल का सामना ना करना पड़ा उन्हें, कोई नेगेटिव कमेंट उनके सोशल मीडिया पर आना, उनके इंस्टाग्राम पर आना, उनके किसी भी और अकाउंट पर आना, कितनी एम्बैरेसिंग, एग्जैक्टली द राइट वर्ड, कितनी एम्बैरेसिंग बात है एज अ सोसाइटी हम सब के लिए, कि हम एक ऐसा माहौल नहीं पैदा कर सके, हम एक ऐसा मुआशरा ही नहीं बना सके कि जहाँ पर हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें कि अपने आप को सब महफूज तसव्वुर कर सकें। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी क्यों कंसिडर होती है फिर, चाहे वो डेफ कम्युनिटी हो, वो चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे कोई भी और इम्पेयरमेंट हो। ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े दुख का मकाम है कि एक भी नेगेटिव कमेंट अगर उनको आ रहा है ना, और ऐसा कमेंट अगर उन्हें डिलीट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत सा काम करना बाकी है। Sakina wants to say something. प्लीज, सकीना वांट्स टू ऐड समथिंग। शी सेइंग कि आप सब भी साइन लैंग्वेज सीखे, अभी मैं आपको दो सिखाती हूँ। मुझे थैंक यू आता है, थैंक यू आता है। सिखाएं। दिस इज लव, दिस इज लव, दिस इज लव। यस, नहीं ऐसे, ओके, दोनों, यस, दैट इज लाइक स्प्रेडिंग लव। लेट्स स्प्रेड लव टुगेदर। सुबह शुएब ने मुझे यही टिप दी थी। और ये कह रही नहीं आपने फैलाना, लेकिन देखिए स्प्रेड करना पड़ता है ऐसे, यस। ओके, और वो स्प्रेड पॉजिटिविटी का निशान क्या है? ये मुश्किल है। पॉजिटिव का साइन ये है, ये पॉजिटिव, और स्प्रेड का ओके, या ये पॉजिटिव, या और ये। Yep, you got Please, it. Yes, everyone, spread positivity. Thank you so much. Thank you very much Thank for joining you. us Nice to today. meet you. वो शुक्रिया का क्या होता है? Thank you.
थैंक यू, Yeah, थैंक thank यू। 3 सीख लिए हमने आज। is चले, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। बहुत कीप शुक्रिया अप द ग्रेट वर्क। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और ये दुरुस्त बात आखिरी वाली की है, हम सबको सीखना है साइन लैंग्वेज को। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, साथ रहिए। बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल बैंकिंग। और ये मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे पहले हाथ खड़े हैं। नहीं, हम पूछेंगे ना भाई, देखिए हमारा नॉलेज जितना है उसको हम वसी करने की कोशिश करेंगे, हम उसमें इजाफा करने की कोशिश करेंगे। पूछेंगे कि ये डिजिटल बैंकिंग होती क्या है, वो कागजी कार्रवाइयाँ जब डिजिटल सिस्टम में आ गई, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, तो उसके बाद ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई और हम कैसे इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम कहीं पर सर्फिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, हम कोई चीज़ खरीदने लगते हैं, नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है किस्त पे। अब ये किस्त पे क्या है, इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मनी ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हम मनीग्राम देखते हैं, इस तरह की, और ब्रांडिंग नहीं करते, किसी एक का नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उससे पैसे कैसे भिजवाए जाते हैं। अच्छा, फिर डिजिटल मनी जो होती है वो ज़्यादा सेफ़ कंसिडर की जाती है, क्योंकि जब आप कैश कैरी करते हैं तो वो गुमने का ख़तरा होता है, बहुत से नुकसान हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम जान लेते हैं। नौशाद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है, बैंकिंग के शोबे में 18 साल से ज़ायद का तजुर्बा रखते हैं। हर चीज़ उनकी फिंगर टिप्स पे होगी, वो चीज़ें जो हमें नहीं पता वो हमें नौशाद खालिद साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ऑल गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, Great. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, थैंक यू। ग्रेट। 18 साल सर, मतलब वसी तजुर्बा, माशाल्लाह। थके नहीं बैंकिंग से? वो आपको मेरे हेयर स्टाइल से पता चल गया। मैंने ये सवाल नहीं किया था, हालांकि मैं करना चाह रहा था। मैंने फिर भी बड़े तसल्ली से दूसरी तरफ से सवाल किया कि दिस इज सो टफ। अच्छा सर, थोड़ा सा प्लीज जानना चाहते हैं, जिस तरह सलमान ने भी कहा कि जरा प्लास्टिक मनी की तरफ हम लोग जा भी रहे हैं और जाना चाहिए भी, सेफ कंसिडर की जाती है। कितनी सेफ कंसिडर की जाती है? यार ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए सेफ कंसिडर की जाती है। आज के 2022 की बात करता हूँ। जो डिजिटल एसेट्स हैं या डिजिटल मनी है, उसकी जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के ऊपर कोई चीटिंग नहीं हो सकती। ब्लॉकचेन के ऊपर इट इज़ वेरी ओपन लेजर टेक्नोलॉजी, सो हर एक को पता चल जाता है क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अनलाइक जो लेगेसी वर्ल्ड में होता था ना, पुराने बैंकारी निज़ाम के अंदर, कि आप कुछ भी कर लें, पता सिर्फ बैंकर्स को ही चलता था। सो ब्लॉकचेन जो है वो सबको पता चल जाता है, इसीलिए इसके ऊपर रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि नहीं पता चले, लेकिन जो मिलेनियल्स हैं, जो आप जैसी उम्र के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को ऑप्ट किया जाए, ताकि ये डेमोक्रेटिक फाइनेंस हमारे मुल्क को और दुनिया में तरक्की लेकर आ सके, बिकॉज यही तो ओपननेस है ना। डेमोक्रेटिक फाइनेंस क्या है? अगेन गुड क्वेश्चन। सो डेमोक्रेटिक फाइनेंस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का हिस्सा है। आज से पहले हम सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ज़माने में काम करते थे, अब हम सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का हाइब्रिड है। बहुत ही कुछ मंथ्स के अंदर हम टोटल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे चले जाएंगे और दुनिया जा चुकी है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या है, डेमोक्रेटिक फाइनेंस क्या है, कि आपका पैसा है तो आपको इजारादारी है कि आप उस पैसे से कुछ भी करें, और जो पैसा देने वाला है उसके साथ आपका डायरेक्ट ताल्लुक है, बीच में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक। अगर इसकी मजीद अगर आप चाहें कि मैं तशरीह करूं,
सो देखिए शोएब एंड या सो वेब 1.0 था, वेब 2.0 था, वेब 3.0 आ गया है। वेब 1.0 जब लेट 80s और 90s का ज़माना था, MIRC चैट होता था, जब आप कुछ डाउनलोड करते थे, पिक्सल्स आते थे और आप इंटरेक्ट करते थे, बिल्कुल ठीक। आप रीड करते थे, राइट नहीं कर सकते थे। वेब 2.0 के अंदर जो अभी ऊबर करीम का ज़माना गुजरा है, फूड पैंडा का ज़माना गुजरा है, जिसमें ऐसी ऐप्स हैं जहाँ पे आप रीड एंड राइट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। वेब 3.0 के अंदर रीड राइट एंड ओन है, आप ओन कर सकते हैं। ओके। अमेरिका में इसकी एग्जांपल ऐसे है कि एक ज़माने में ब्लॉकबस्टर का नाम आपने सुना होगा, जी जी जी, बहुत बड़ी DVD रेंटल शॉप थी, बिल्कुल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसने बिजनेस किया। उसको डिसरप्ट किया एक प्लेटफॉर्म ने, उसका नाम आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप उस फील्ड से हैं, बिल्कुल, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया। इसमें कंटेंट बनाने वाले हैं आप, देखने वाला हूं मैं। तो जिसने कंटेंट बनाया उसके कंटेंट की वजह से उसको कुछ रेवेन्यू मिला, और जिसने देखा उसने देख लिया। लेकिन सबसे ज्यादा इनकम किसकी हुई? प्लेटफॉर्म की। फॉर एग्जाम्पल आज की पाकिस्तान की एक जबरदस्त मूवी आजकल चल रही है, वो अगर नेटफ्लिक्स पे आ जाती है तो वो जो नेटफ्लिक्स पे आएगी तो $100 अरब का बिजनेस कर लेगी, गुड, $200 अरब का बिजनेस कर लेगी। जो उसको देखने वाले होंगे वो बड़े ओवरवेलम होंगे, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करेगा, क्योंकि वो मशहूर हो। सो जो वेब 3.0 है उसमें जो ओनिंग है वो इस चीज़ को डिफाइन करती है कि जिसका कंटेंट है और जो देखने वाला है वो दोनों अमीर हो रहे हैं और फेमस हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म की इजारादारी कम होती जा रही है। अब इस चीज़ को उठा के इम्प्लीमेंट कर लें आप बैंकारी के निज़ाम में, कि जो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें प्लेटफॉर्म्स और ब्रिक एंड मोटर सिस्टम और जो सेंट्रलाइज्ड एंटिटीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनका रोल कम होता जाए, श्रिंक हो रही है। दैट इज डेमोक्रेटिक, ओके, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड। अच्छा, क्या यही वजह है कि लोग डिजिटल निज़ाम में सरमायाकारी को तरजीह भी देते हैं? लाइक क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, जिस पे हमने बड़ा रुझान देखा लोगों का। आई डोंट नो इस वक्त क्या स्टेटस है, लेकिन एक दफ़ा एक बूम तो आया था उसका। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई वुड लव टू आंसर दिस इन वेरी डिटेल। डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा मिथ इसलिए क्योंकि दुनिया में ना नेसेयर्स होते हैं जो ना करते हैं, ना वो लोग करते हैं जिनको समझ नहीं आती। हम भी ऐसे ही थे आज से कुछ महीना पहले और टेक्नोलॉजी में आने से पहले, लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी को समझते जाते हैं तो नेसेयर्स कम हो जाते हैं। नेसेयर्स कम होते हैं तो पता चलता है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है। पाकिस्तान में चेन एनालिसिस एक कंपनी है, दुनिया की सबसे अच्छी रेटिंग कंपनी है, AAA रेटेड कंपनी। उसकी मई 2021 की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 22 मिलियन डिजिटल एसेट यूजर्स हैं। 22 मिलियन डिजिटल एसेट यूजर्स का एक्यूमुलेटेड पोर्टफोलियो $22 अरब है। इस वजह से पाकिस्तान आज भी, जहाँ पे दुनिया ऊपर जा रही है, पाकिस्तान की जो भी हालात हैं, लेकिन आज पाकिस्तान डिजिटल एसेट्स कंजम्पशन में इस रिपोर्ट के हिसाब से तीसरे नंबर पे है। दिस इज द आई ओपनर फॉर रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट एंड एवरीवन कि इसके ऊपर रेगुलेशंस पे काम किया जाए, फौरन हो। एग्जैक्टली देखो पाकिस्तान के अंदर 250 मिलियन की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन और 21% बैंक्ड, 15% के अकाउंट्स नहीं, 65% मिलेनियल्स। अगर आप पॉइंट ऑफ सेल देखें 45,000, क्रेडिट कार्ड देखें 18 लाख, डेबिट कार्ड देखें 3 मिलियन के करीब, तो 250 माइनस ऑल द फिगर्स जो भी मैंने आपको बताई, ये सारा गैप है। ये सारा का सारा गैप ब्रिक एंड मॉर्टर सिस्टम पूरा नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी पूरा करेगी। सो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो आपका क्वेश्चन था, जो इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, रोबस्ट होती हैं, एजाइल होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, उनमें इन्वेस्ट करना आसान है। लोग ये परेशान हो जाते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। देखिए कोविड ने सिखा दिया कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सीखने के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए। हम लोग ही नेसेयर्स थे, हम लोग का मतलब जो इमर्जिंग कंट्रीज थे, लेकिन जब कोविड आया तो सब अब डिजिटल है, जूम के ऊपर मीटिंग हो रही है, हमें जरूरी नहीं है फिजिकल मीटिंग करना, तो इसने सिखा दिया। व्हाट्सएप की ट्रेनिंग नहीं होती, यूट्यूब की ट्रेनिंग नहीं होती, फेसबुक की ट्रेनिंग नहीं होती। ये ऐप्स का जो यूजर एक्सपीरियंस या यूजर जर्नी होती है, ये इतनी फ्रेंडली होती है कि आपकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। क्या ये फाइनेंस के अंदर हो रहा है? फाइनेंस के अंदर जब ये होगा तो फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी करेगी, और वो करने वाले कौन होंगे? डिजिटल बैंक्स होंगे। उन डिजिटल बैंक्स की टेक्नोलॉजीज क्या होंगी? अब आएगी वेब 3.0 टेक्नोलॉजी, जहाँ पे डेमोक्रेटाइज्ड फाइनेंस है और एजाइल टेक्नोलॉजी है, यूजर एक्सपीरियंस इतना रोबस्ट है कि आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली आप आउटसोर्स कर रहे हैं अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को जो आपसे ज्यादा ज़हीन है। क्यों? मे बी उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मे बी मशीन लर्निंग है। सो दैट इज हाउ, डज इट मेक सेंस? Yes. अच्छा सर, जैसे अभी शेब ने पूछा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, एक तो इस डोमेन में पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, और दूसरा ये कि जरा बेसिक लेवल पे आ जाते हैं। एक आम बंदा एक बैंक में अकाउंट के लिए जाता है क्योंकि बहुत कम लोग अकाउंट होल्डर होते हैं।
वहाँ पे बहुत से फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, इट्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। Lengthy हो जाता लोग क्या करते हैं कि इजी पैसा ऐप हर किसी के फ़ोन में होती है, एवरीबडी यूजिंग इजी पैसा, ताकि वो इजीली किसी भी शॉप पे जाके पैसे भिजवा भी सके, रिसीव भी कर सके, हर वक्त उसके पास हो। दूसरी चीज़, किस्त पे जैसे मैंने जिक्र किया वो आते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज दीजिएगा वो लोग जो हमें देख रहे हैं उनके लिए। सो क्वेश्चन बेसिकली ये कि अकाउंट ओपन करना मुश्किल है और तो जो लोग इजी ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, कन्वेंशनल बैंक से जा रहे हैं मोबाइल बैंकिंग की तरफ। जी हाँ, वो इजी ऑप्शन देखिए ना, कुछ अर्सा पहले वो इजी ऑप्शन इसलिए नहीं थी कि मोबाइल यूज़ कैसे करेंगे, लेकिन एक दफ़ा कॉम्प्रीहेंशन डेवलप हो जाती है तो कुडोज टू ऑल दीज कंपनीज जिनका आपने नाम लिया। किसपे का आई वाज वन ऑफ द पायनियर मेंबर्स, उन्होंने बाय नाउ पे लेटर को तरजीह दी, वो अपना लाइसेंस लेकर आए और आप लोग इजी से लोन ले सकते थे। हाउ डज इट वर्क? हाउ डज इट वर्क, ये तो डिजिटल ऐप है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट तो तमाम बैंक्स के ही हैं, लेकिन वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ यूज को प्रमोट करते हैं। सो वो वर्क कैसे करते हैं, उनके पीछे तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स तो एम्बेडेड है, लेकिन टेक्नोलॉजी की लेयर की वजह से आपको आपका एम्बेडेड फाइनेंस मिल जाता है। एम्बेडेड फाइनेंस क्या है कि आपकी ज़िंदगियों में देखें आपको पे चेक्स मिलते हैं, बच्चों की फीस देते हैं, लैंडिंग लेनी पड़ती है, तमाम चीज़ें फाइनेंस आपकी ज़िंदगियों में एम्बेडेड है। क्या वो आपके बैंक में भी और आपकी ऐप में भी एम्बेडेड है, जो कि बहुत सारी कंज्यूमर ऐप के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ रिलेटेड है। ये जो आपका क्वेश्चन था, ये होता कैसे? ये होता ऐसे है कि एक प्लेटफॉर्म जो कि फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है और एक प्लेटफॉर्म जो कमोडिटीज़ का प्लेटफॉर्म है, लाइक फूड पैंडा एंड करीम एंड ऑल, ये आपस में इंटरेक्ट तब करते हैं जब इनकी APIs आपस में कनेक्टेड होती हैं। बैंकारी के ज़माने में बैंकर फ्रेंड्स को कहा करता था कि अपनी APIs ओपन करें, अपने डाटा को शेयर करें, कनेक्ट करें, ताकि रोबस्ट और अच्छी डेवलपमेंट हो सके। लेकिन उसमें मेरा कहना ये होता था कि बिफोर ओपनिंग योर APIs ओपन योर माइंड्स, क्योंकि दिमाग बंद है। Exactly. तो APIs कैसे खुलेंगे? और फेयर्स बहुत ज़्यादा थे ना जी, फेयर्स खत्म होंगे तो आप डेफिनेटली यूल बी ओपन फॉर न्यू वेंचर्स। अच्छा, वेब 3 पॉइंट का भी आपने इससे पहले जिक्र किया था, क्या वेब 3 पॉइंट से हमारी यूथ के लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम तो नहीं हो जाएंगी, उनको किसी तरह हिट तो नहीं करेगा ये? यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। मैं एक पॉडकास्ट सुनता हूँ पाकिस्तान में, उज़ैर उसको लीड करते हैं, उज़ैर का मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। उसमें मिफ्ता साहब भी आए थे लास्ट टाइम, उन्होंने वेब 3.0 के बारे में एक चल रहा था। तो खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिसर्चेस $100 बिलियन का पोटेंशियल है 2030 2040 तक पाकिस्तान में यंगस्टर्स की जॉब का। क्योंकि वेब 2.0 के ज़माने में पाकिस्तान में देखिए ना, फ्रीलांसर्स 3 मिलियन है। फ्रीलांसर्स अपनी जॉब खुद क्रिएट करें। स्टार्टअप्स भी पिछले 2015 से लेके 2022 तक $700 मिलियन की स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। सो जो आप जैसे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, आपसे भी छोटे हैं, वो अब जॉब के मोहताज नहीं है, वो अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करें। सो वेब 3.0 का जो $100 अरब का पोटेंशियल है, वो डिजिटल एसेट्स ट्रेड का पोटेंशियल नहीं है, वो जॉब एबिलिटी का है, वो स्किल्स का है। बिकॉज पाकिस्तान की जो स्किल सेट होती है कंपैरेटिवली मुल्क से बाहर, वो थोड़ी चीप होती है, कम रेट पे फ्रीलांसिंग हो जाती है। सो वेब 3.0 के अंदर हमें लगता है कि $100 बिलियन के करीब 20 सालों में पाकिस्तान के अंदर ये कम्युनिटी लेकर आ सकती है। क्यों? क्योंकि इसका रेट $150-170 पर आवर चलता है। वेब 2.0 खाली वेबसाइट के बनाने के ज़माने में ये रेट $20-30 था। सो ये हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं वेब 3.0 की वजह से, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, ओनिंग की वजह से। इसके अंदर तमाम चीज़ें कवर हो जाती हैं। और सर, अगर पाकिस्तान को कंपेयर करें डिजिटल बैंकिंग के लिहाज से दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका कर लें, चाइना कर लें, जो हमसे बेहतर हैं इकोनॉमी वाइज, क्या डिजिटल बैंकिंग में हम उनको कम्पीट कर रहे हैं इस वक्त, या अभी हम बहुत पीछे हैं? सो इसका जवाब हाँ भी है, ना भी है। कुछ चीज़ों में हम बहुत अच्छे हैं। नादरा पाकिस्तान का जो इदारा है, पहले ही सबसे बहुत आगे था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इतना प्रोएक्टिव है कि जो अभी EMI के लाइसेंसेस आए और डिजिटल बैंकारी का लाइसेंस आ रहा है, कंपेयर टू आर पीयर कंट्रीज़, उनसे तो हम आगे हैं। लेकिन जिन कंट्रीज़ की आपने बात की, चाइना ख़ास तौर पे, फिर अमेरिका चाइना से बाय द वे पीछे है इस मामले में, और जो हमारा हमसाया मुल्क है वो इस वजह से आगे है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम पे बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस कंपनी का अभी मैं नुमाइंदा हूँ, कंट्री हेड हूँ, फैसेट, ये 6 से 7 इस्लामिक कंट्रीज़ में ऑपरेटिव है एज अ स्टार्टअप और 14 कंट्रीज़ में जाएगी। सो इंडोनेशिया में हमारे पास जो लाइसेंस है वो 2 साल की मेहनत के बाद आया। इंडोनेशिया में डिजिटल एसेट क्रिप्टो का लाइसेंस कमोडिटी एंड एक्सचेंज ने बनाया। So वहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि ये करेंसी नहीं है, कमोडिटी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है क्या ये करेंसी है, क्या ये एसेट है, क्या ये कमोडिटी है। जब ये डिसाइड होगा तो रूल्स बनेंगे, जब रूल्स बनेंगे तो तमाम के रास्ते खुलेंगे और ये तरक्की होगी, जॉब्स भी आएंगी, ट्रेडिंग भी होगी, इन्वेस्टमेंट्स भी होगी। सो हम, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हम लोग एक अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। पीछे इस वजह से क्योंकि डिसरप्शंस बहुत होती हैं ना, गवर्नमेंट डिसरप्शन हो गई, फ्लड आ गया, यूक्रेन वॉर हो गई, और हम लोग बहुत नीचे की तरफ जाते हैं। या एक वजह होती है नहीं,
नहीं करना। हाँ नहीं से, लेकिन ये देखिए स्टार्टअप्स के अंदर भी यही अपॉर्चुनिटी है, जितना ज़्यादा स्प्रेस किया जाता है, जितनी ज़्यादा ऑफिशियली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उतने ज़्यादा वो अपने हमारे नए जैसे मौके खुद पैदा करते हैं खुद पॉकेट। और आप जैसे लोग जो मिलेनियल्स हैं वो रिजिलियंट हैं, वो कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, दुनिया उसको रिकग्नाइज कर रही है। सो इन अपॉर्चुनिटीज़ को जब वो मुसीबत में देखते हैं तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो मुझे लगता है कि $1 बिलियन से भी ज़्यादा का आइडिया होता है, लेकिन उस $1 बिलियन को एनेबल कैसे करना है, प्राइवेट सेक्टर ने, कॉर्पोरेट ने, गवर्नमेंट ने एंड एकेडमिया ने, ये तीन लोगों का, तीन एजेंसीज का काम, तीन ऑर्गेनाइजेशंस का काम है। ये नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए। वो मुल्क जिन्होंने इस पे पहले से काम किया फिनटेक पे, और जिस तरीके से वो आगे बढ़ते चले गए, बहुत से मुल्क ऐसे जहाँ पे एक आईडीज़ पे आपके सारे ट्रांजैक्शंस भी हो रही थी, सारी आपकी चीज़ें हो रही होती हैं। बट पाकिस्तान उसमें पीछे है, हम ज़रा अभी भी कैश में डील बहुत ज़्यादा जगहों पर कर रहे होते हैं और फ्रॉड भी होता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। क्या डिजिटल बैंकिंग से फ्रॉड में बहुत ज़्यादा कमी आई है और आ रही है? यस, आई भी है, आ रही भी है, और इज नो ब्रेनर। बिकॉज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बैंकारी के ज़माने में पहले मैं 18 साल बैंकिंग में रहा और अब 3-4 साल स्टार्टअप और टेक स्टार्टअप और फिनटेक स्टार्टअप। सो बैंकारी के ज़माने में अभी भी बैंकर्स ऐसे ही करते हैं कि आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाएं तो फैसिलिटेटर हैं, वो कहते हैं कि आप अकाउंट ओपन करें। सो जब आप कहते हैं कि मैं फ्रीलांसर हूँ, उनको नहीं समझ आता, आप कहते हैं मेरी इनकम बाहर से आ रही है, तो अगर उनको समझ भी आता है तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। वो ये कहेंगे कि आप लैंडलॉर्ड का अकाउंट ओपन करा लें, सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट ओपन करा लें, तो आपका अकाउंट खुल जाता है और उसमें आप जो मर्जी करें। सो आपका क्वेश्चन ये था कि जो आप डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये फ्रॉड को एलिमिनेट कैसे करती है? क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंट है, ओपन फॉर स्कैमिंग, फिशिंग, वो सारे मामला भी तो हैं, वो भी हैं, लेकिन देखिए वो हमेशा रहेंगे। अच्छा, वो कम से कम हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते। जो 2.0 वर्ल्ड है या लेगेसी ब्रिक एंड मोर्टर का वर्ल्ड है, उसमें वो 250 साल पुराना है। डिजिटल जो है वो 20 साल पुराना होगा। वेब 3.0 8 से 10 साल पुराना है। तो जो 250-300 साल पुराना है उसमें आज तक फ्रॉड नहीं खत्म हुए, तो यहाँ पे एक दिन में कैसे खत्म होंगे? लेकिन वो उसको पकड़ना, उसको खत्म करना, उसको एलिमिनेट करना ब्रिक एंड मॉर्टर वर्ल्ड में, लेगेसी वर्ल्ड में ज्यादा मुश्किल है। ओके, डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये आसान है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में तो हर चीज नजर आ रही है ना, लेजर्स के ऊपर, तो वो तो इतना मुश्किल नहीं है कि इसको पकड़ के ठीक किया जाए। अब अगर आप देखें 2008 के अंदर बैंकारी में सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस आया था। सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस में बहुत बड़े इदारे, लेमन ब्रदर्स, नमूरा कैपिटल, व्हाट्सोएवर, ये सब खत्म हो गए, किसी ने किसी को खरीद लिया, और बहुत सारे आपने सुना होगा 2008 में यूएस में लोगों ने सुसाइड्स करनी शुरू कर दी थी क्योंकि उनकी जॉब चली गई थी, तो उन्होंने उसको काउंटर कर लिया काफ़ी अरसे के बाद कि हुआ था। सो अभी तो ये सारे के सारे क्रैशेस डिजिटल वर्ल्ड में आएंगे और जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम डिजिटल वर्ल्ड को एम्ब्रेस ना करें, बिकॉज ये ज़्यादा फायदा ज़्यादा है, इसका फ़ायदा ज़्यादा है। और सर बैंकिंग अमूमन समझा जाता है खुश्क सब्जेक्ट है, आप बैंकिंग में कैसे आए और इतना तवील अरसा आपने बैंकिंग सेक्टर में गुजारा भी? खुश तो मैं आपको खुश लग रहा हूँ। नहीं आप बिल्कुल नहीं लग रहे। सब्जेक्ट वाइज कहा जाता है, जैसे मैं शुक्र आप नहीं है, वरना हमारा क्या बनता। इसीलिए बैंकिंग से आधा घंटा मुश्किल हो जाता अगर आप भी खुश होते। ये देखिए मेरा वो आप लोगों के कुछ कोलीग्स ने क्वेश्चन पूछा था, 2016 में ना मैं अपनी बेटी के साथ और अपनी वाइफ के साथ बॉस्टन हार्वर्ड स्क्वायर में बैठा हूँ। उस वक्त मेरा बैंकारी का तजर्बा 16-17 साल का था और मैं रिटेल बैंकिंग को हेड कर रहा था। खुश था, इस्लामाबाद छोटी सी सिटी है जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए तो ओवरवेलम हो जाते हैं। उसी साइलोज में थे कि यार अच्छी जॉब सब कुछ चल रही है। तो वहाँ पे एक बेकरी है, उसका नाम है पीट्स बेकरी। उसका नाम हमने नॉवेल्स में और मूवीज़ में देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। वो इस तरह की बेकरी है जिस तरह काज़िम यूनिवर्सिटी में पुरानी कोई कॉर्नर शॉप होगी, लम्स में कोई बेकरी होगी जहाँ पे सब स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठे बात करके कोई किस्सा बनाते होंगे, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते होंगे। तो वो पीट्स बेकरी 150-200 साल पुरानी। तो मैं चाहता था वहाँ पर जाऊँ। मैं वहाँ पे गया तो वही वाइट ब्रेक और ब्लैक कॉफ़ी का अरोमा और क्रॉसन। तो आई वॉकड इन, आई सेड कि मुझे कॉफ़ी चाहिए। तो एक खातून मेरे पास आई, उन्होंने कहा आर यू अ बैंक्स कस्टमर? तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये तो एक बेकरी है, बैंक का इससे क्या ताल्लुक है? तो उन्होंने 2016 में मुझे कहा कि कैपिटल वन बैंक जो अमेरिका के एक बहुत बड़ा बैंक है, उसकी 70 ब्रांचेज हमने बंद कर दी और हम लाइफ जो एक्सपीरियंस होता है उसमें फाइनेंस को एम्बेड करने के लिए एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बेकरी में करें। देखिए हम बेकरी में जाके आजकल कॉफ़ी शॉप्स में जाके जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारे उस तमाम एक्सपीरियंस के अंदर फाइनेंस एम्बेडेड है। उधर ऐप्स चल रही हैं, QR कोड चल रहे हैं, वहाँ से आप लोन पे भी ले सकते हैं, वेल्थ मैनेज। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि बैंक में जाके करें। बैंक के अंदर भी तजर्बा ऐसा होता है कि आपकी अपने पैसे हैं और आप खुद ही लाइन में खड़े हैं अपने पैसे निकलवाने के लिए। ये तो इस तरह की बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उसने हमें बचाया भी है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बैंकारी सूखी हुई है
क्योंकि उसको बनाया इस तरह गया, लेकिन जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बताई हैं इसी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, चाहे वो पेपैल है, चाहे वो कोई भी डिजिटल बैंक है। तो इसका मतलब है कि सूखे हुई बैंकारी नहीं है, सूखे हुए बैंकर्स थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप जैसे लोग ज्यादा हों तो ये सूखा हुआ शोभा ना लगे हमें। नहीं लगेगा, और अब तो ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं और आप जैसे आ रहे हैं। वो कहा जाता है कि बैंकर्स तो पहले ही बहुत सारे हैं, अभी बैंकर्स के अंदर अगर बैंक्स तरक्की करना चाहते हैं तो उनको बैंकर्स नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी बहुत है। ठीक है। टेक्नोलॉजिस्ट, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स चाहिए। और उसके लिए स्टडीज भी वैसी होनी चाहिए, स्टडीज जरूरत नहीं होगी? नहीं यार, स्टडीज होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत अच्छी बात है, हायर एजुकेशन कमीशन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो गया, इंक्यूबेशन सेंटर्स बन गए हैं यूनिवर्सिटी में भी, यूनिवर्सिटी के बाहर, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है तो वो अपनी खुद से ही स्टडीज़ कर लेते हैं। लेकिन फिनटेक के कोर्सेज, डिजिटल बैंकारी, सिर्फ उन्हें एक अकाउंटेंट या मैनेजमेंट का बंदा नहीं चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजिस्ट भी चाहिए। और टेक्नोलॉजिस्ट के साथ साथ सर एक चीज़ जो हमारे माशरे में चल रही है बड़े टाइम से, यूनिवर्सिटी क्या प्रोड्यूस करेगी? MBA फाइनेंस किया हुआ स्टूडेंट या जिसने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी हुई होगी, बैंक में जाएगा जॉब के लिए, वही अप्लाई करेगा, नीचे जिसने काम करना है वही बंदा भर्ती होगा। फिर टेक्नोलॉजिस्ट कहाँ जाएंगे? फिर वो लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं उनकी खपत कहाँ पे होगी? ये तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के बाहर भी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसने अपने आप को कन्फाइन एक मुल्क में नहीं करना। वो तो पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया में अगर इंटरनेट अच्छा हो जाए, जो कि होना चाहिए, वहाँ पे बैठा बैठा US के लिए भी काम कर सकता है और कर भी रहे हैं। आज बाली जो इंडोनेशिया का एक जजीरा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, अच्छा माहौल है, आपके पास 5G टेक्नोलॉजी है। तो पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजिस्ट पैदा होते जाएंगे, पाकिस्तान की कंट्री और जॉबेबिलिटी को तो वो फ़ायदा देंगे ही देंगे, लेकिन दुनिया में उनकी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि बाहर वाले महंगे बहुत हैं। लेकिन हमने टेक्नोलॉजिस्ट प्रोड्यूस करके बाहर नहीं भेजने अपने मुल्क में। हमने अपने यहाँ जजीरे बनाने बाली जैसे, वो बाहर भेजने नहीं है, यहाँ पे बैठ के जरे बाहर मुबादला वालों को लेकर काम करना है, डॉलर जरा लेकर आने हैं। वक्त मुख्तसर है, आखिर में फैसेट से मुतालिक जरूर बताएंगे, व्हाट इज फैसेट ऑल यार अबाउट? फैसेट कमाल ऑर्गेनाइजेशन है। 2 फाउंडर्स हैं, एक पाकिस्तानी है, एक बांग्लादेशी हैं। वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के अलमनाई हैं। जो UAE के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ 2 साल उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ काम किया। आजकल जो UAE में हो रहा है डिजिटल एसेट्स में, वो इन 2 लोगों की वजह से ही हो रहा है। और फैसेट एक मल्टी फैसेटेड एसेट क्लास है कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप NFTs लें, रियल एस्टेट टोकनाइजेशन करें, गोल्ड टोकनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करें, डिजिटल एसेट्स के अंदर करेंसीज जो लेजिट करेंसीज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। वक्त आएगा कि उसमें से आप पेमेंट करेंगे, आप उसके अंदर स्टेकिंग करेंगे। सो बहुत नई टेक्नोलॉजीज फैसेट इमर्जिंग कंट्रीज़ में बना रहा है। हमारा गोल, हायर गोल है कि इस्लामिक कंट्रीज़, इमर्जिंग इस्लामिक कंट्रीज़ में जाना है, जो कि बाकी लोग काम नहीं करे, वेब 3.0 में, डिजिटल एसेट्स में। That's what we are doing. जबरदस्त, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और हमें समझाने के लिए, नाज़रीन के साथ साथ हमें भी समझाने के लिए कि बाकी सब्जेक्ट ड्राई जरूरत है, लेकिन अगर सर जैसी पर्सनैलिटी हो, ऐसा मेहमान तो ज़रा मज़ा आता है समझने का। बहुत शुक्रिया सर वंस अगेन। नाज़रीन वक्त के ख़त्म, मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ हम ही पुराने से लोग वापस आएंगे। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।